तो कहानी की शुरुआत टावर के फ्लोर 8 से होती है, जहाँ पर कियोजो जो कि ब्लू आइज का गिल्ड मास्टर है और उसके अगर रैंक की बात की जाए तो वो टॉप 6 में आता है। वो अपने लोगों को फ्लोर 8 को फिनिश करने के सपने दिखा रहा था कि इस फ्लोर 8 को फिनिश करने के बाद आगे जो भी दिखेगा तो वो आज तक इस दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा, और अगर वो फील करे तो आज का दिन उनका दिन हो सकता है। इस फ्लोर 8 की मिस्ट्री जिसको आज तक कोई भी रैंकर जान नहीं पाया, तो वो उनकी रेड इसको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर देगी। कियोजो के हिसाब से उनके गिल्ड ने ये जो अनप्रेडिक्टेबल स्टेप लिया है, तो अगर वो इनको अचीव कर लेते हैं तो पूरी दुनिया में उनके गिल्ड का नाम होगा, और अगर वो इस फ्लोर को कंप्लीट नहीं करते तो बाकी गिल्ड्स की तरह उनमें कुछ स्पेशल भी नहीं रहेगा। तभी अपने लोगों के भीड़ में उसको सामने से अपना कैप्टन नजर आता है। उसे देखकर कियोजो बोलता है, देखो हमसे मिलने कौन आया है, माफ करना फ्रैंक होना मेरी आदत है। मगर उनके लीडर के साथ साथ बाकी जितने भी ब्लू आइज गिल्ड के टॉप रैंकर्स थे तो वो भी उनके साथ आ चुके थे। ब्लू आइज गिल्ड का सबसे टॉप रैंकर जिसका नाम नारुकामी सुबारू होता है, तो वो आज इस गिल्ड को लीड करेगा ताकि वो इस फ्लोर 8 को हमेशा हमेशा के लिए फिनिश कर दे। तभी अचानक से जैसे ही नारुकामी सुबारू आता है तो मान लो पूरी इंटेंसिटी ही खत्म हो जाती है, और स्माइल पास करता हुआ कियोजो सुबारू को बुलाता है। मगर रिस्पॉन्स में सुबारू कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, मुझे कुछ ज्यादा टाइम लग गया। अरे कैप्टन, आप क्या बात कर रहे हो, आप तो सबसे यहाँ पर पहले आ पहुँचे हो, जो कि बाकी गिल्ड मास्टर तो कभी भी नहीं करेंगे। अब इस रेड का कैप्टन होने के नाते उसको एक स्पीच भी तो देनी पड़ेगी ना। मगर उससे पहले सुबारू नोटिस करता है कि मार्शल आर्ट्स के क्लैन के लोग भी आज इस रेड में उसे दिख रहे हैं, जिस पर कियोजो सुबारू को समझाता है, वेल अगर मार्शल आर्ट्स क्लैन ही हमारे इस रेड को ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर कौन ही करेगा, और वैसे भी आपका नाम तो इन लोगों के लिए काफी है। द वन एंड ओनली नारुकामी सुबारू अगर इस फ्लोर 8 की रेड का लीडर होगा तो कोई भी ज्वाइन कर लेगा। मगर फिक्र मत करिए कैप्टन, ये बस फाइट के बाद जो भी चीजें बचेंगी तो उसको बस अपने साथ लेकर चले जाएंगे, फिक्र नोट, ये हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेंगे। तो कियोजो की बात को सुनकर सुबारू को कुछ याद आ जाता है और कियोजो से वो कहता है, ओ अगर इनका काम है सिर्फ स्क्रैप्स उठाना, तो स्क्रैप से मुझे कुछ याद आया मेरे दोस्त, रुको, हाँ ये पकड़ो, ये मैं तुम्हें यहाँ पर देने के लिए आया हूँ। तो जो चीज सुबारू कियोजो को देता है वो कोई आम सा पेंडेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें आर्क एंजल की ब्लेसिंग्स होती हैं। उस आर्टिफैक्ट का रैंक लेजेंडरी होता है, जिसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसको पहनने वाला अगर एक बार ही मरता है तो वो दोबारा से उसे एक बार और जिंदा कर सकती है, जो कि देखकर कियोजो सुबारू की ओर बड़ी ही हैरानियत से देखा, और सुबारू उसके रिएक्शन से ही समझ गया। मगर काम डाउन करते हुए वो उससे कहता है, फिक्र मत करो, ये मैं तुम्हें उधार पर दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इस फ्लोर को वाकई में क्लियर करना चाहता हूँ। तो रेड स्मूथली जाए तो इसको एक उधार का पेंडेंट ही समझ लो, और ये मेरा एक गिफ्ट भी है। मगर कैप्टन, मुझसे ज्यादा तो इसको आपको लेना चाहिए, आप ही इस पेंडेंट के असली हकदार हैं। इस तरह चीज आप मुझे क्यों सौंप रहे हैं? तो रिस्पॉन्स में सुबारू उससे कहता है, थोड़ा सा रुको, तुमने मेरी पूरी बात सुनी क्यों नहीं? वैसे इस बात को छोड़ो, इस रेड के खत्म होने के बाद दोबारा ब्लू आइज में आने का तुम्हारा इरादा नहीं है क्या? अगर तुम दोबारा हमें ज्वाइन कर लेते हो तो ये उधार का पेंडेंट तुम मुझे वापस भी दे सकते हो। जो कि सुनकर कियोजो एक स्माइल पास करता है। हमें पता चला कि कियोजो उनके ग्रुप को छोड़ चुका था, लेकिन अब तक उनका लीडर जो है वो उसकी इतनी चिंता करता है। मगर सुबारू इस पेंडेंट को देखकर उस पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, तो वो कहने लगा, वैसे अगर तुम वापस आते भी नहीं हो तो तुम इस पेंडेंट को रख सकते हो, मगर याद रखना मैं इसको तब तक वापस नहीं लूंगा जब तक तुम हमारे ग्रुप में वापस नहीं आते। तो अगर तुम्हारे वापस आने का कोई प्लान नहीं है तो इसको हमेशा के लिए रख लो। जो ही सुबारू अपनी बात को खत्म करता है तो पीछे से उनको प्रेजेंस फील होती है, वो भी इस फ्लोर के बॉस की। सुबारू और कियोजो के हिसाब से बॉस तो उनसे भी ज्यादा उतावला है, वो भी इस फाइट को लेकर, इसलिए पहले के मुकाबले में वो कुछ जल्दी ही बाहर आ रहा है। जो ही फ्लोर 8 का गार्डियन बाहर निकला तो पीछे लोगों में खलबली मच गई, और कियोजो आर्मी से कहता है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ, फ्लोर का गार्डियन बाहर आ गया है। ये जो जीव आप अपने सामने देख रहे हो तो ये है वेनम ड्रैगन हाइड्रा, ये इस फ्लोर 8 का बॉस है। जल्दी से जल्दी फॉर्मेशन बना लो। फॉर्मेशन तो बन जाएगी, लेकिन जब सुबारू उस ड्रैगन हाइड्रा की ओर देखता है तो वो उससे कहने लगा, हमेशा हमेशा की तरह तुम बदसूरत ही दिखोगे, तुम कभी भी नहीं बदलोगे। तुम्हारी बदसूरत शक्ल को देखकर मुझ पे तुम्हें मारने की गुदगुदी आती है, मगर फिक्र मत करना, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, तुम्हारे तो टुकड़े टुकड़े होंगे। ड्रैगन भी जब सुबारू को नोटिस करता है तो अपने मेन अटैक से ही शुरू करता है, जो कि देखकर कियोजो अपनी आर्मी से कहता है, ड्रैगन को इस फाइट को खत्म करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है, सभी लोग संभल कर, ये इस ड्रैगन का मेन अटैक है। मगर सुबारू कियोजो से कहता है, अरे टेंशन मत ले, जिस पर कियोजो कहता है, मगर ये इस ड्रैगन का मेन अटैक है। तो सुबारू कहने लगा, देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, तुम
भूल गए कि मैं कौन हूँ। और जो ही वेनम ड्रैगन हाइड्रा अपने मुंह से ब्लास्ट फेंकता है तो एक ही स्लैश के साथ वो उसके वार को काट देता है। सुबारू के इस तरह पावर को हमेशा की तरह देखकर कियोजो सुबारू की ओर देखकर कहने लगा, तुम कभी भी नहीं बदलोगे बॉस। और बाकी के जितने भी टॉप 10 रैंकर्स हैं तो वो सुबारू के अटैक को देखकर उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं कि वो कितना ऑसम है और उसकी ट्रेनिंग हमेशा ही रंग लाती है। तो उसी भीड़ में से एक रैंकर कहता है, शिट यार, मैं हमेशा हमेशा ही लेट होता हूँ। सुबारू अगेन तुमने मेरा स्पॉटलाइट छीन लिया यार। जिसके बाद ब्लू आइज की एक मेंबर सुबारू से पूछने लगी, कुछ देर पहले तुमने कियोजो को कुछ दिया था, वो क्या था? फिक्र मत करो बहन, वो तुम्हारी सोचने की कोई बात नहीं है। खुद ही लग पता जाएगा कि मैंने उसे क्या तोहफा दिया है। मगर सबसे बढ़कर बात, क्या तुम सब मेरी तरह रेडी हो भी या नहीं? क्योंकि आज हम इस ओवरसाइज लिजर्ड को मार डालेंगे। तो सब मेंबर्स अपनी फॉर्मेशन में आ जाओ, क्योंकि इस फ्लोर 8 का श्राप जो कि आज तक कोई भी नहीं उठा पाया, तो उसको ब्लू आइज गिल्ड के मेंबर ही उठाएंगे और इसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस सब नजारे को पीछे से कियोजो देख रहा था। वो कहने लगा कि तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी हो रहे हो। और पीछे अपने बंदों से कहता है, बाकी के लोग रेडी हैं या नहीं? तो 2 बंदे हमें दिखाई देते हैं जो कि कहते हैं कि सीक्रेट सोल्जर्स भी रेडी हो चुके हैं, बस ऑर्डर देने की बारी है। और ये जानने के बाद कि सब कुछ ठीक ठाक है और प्लान के हिसाब से चल रहा है, तो कियोजो वन लास्ट टाइम ब्लू आइज गिल्ड की एक मेंबर की ओर देखता है। और उसके बाद जो भी होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। मगर उससे पहले ड्रैगन के साथ जब ब्लू आइज के सारे मेंबर्स लड़ रहे थे तो उनमें से एक लड़की, जिसका अभी तक नाम रिवील नहीं किया गया, तो उसका मेन वेपन डैगर होता है। वो तो उस ड्रैगन का सिर काटने के लिए सीधा हल्ला बोल देती है। जिस पर पीछे दूसरा एक ब्लू आइज का मेंबर, जिसकी मेन पावर आइस है, तो वो उससे कहने लगा कि वो कभी भी नहीं सुधरेगी। वो अटैक करने से पहले बताती क्यों नहीं? तो वो लड़की उससे कहती है कि इतने सालों तक वो एक ही टीम में है, मगर आज तक वो उसे समझ ही नहीं पाए। ये कितने दुख की बात है। और ये कहकर वो उस ड्रैगन पर हमला कर देती है, जिस पर उसका मेंबर कहता है, सालों से तो हम फाइट करते आ रहे हैं, मगर तुम्हारी बदतमीजी अब तक नहीं गई। खुद को मेन प्रोटैगनिस्ट मत समझना, वरना मारी जाओगी। जिसके बाद हम एक और ब्लू आइज के मेंबर से मिलते हैं, जिसका मेन वेपन स्वॉर्ड है। और वो अपने दोस्त से कहता है कि चलो एक कंपटीशन रखते हैं कि कौन इस ड्रैगन को ज्यादा डैमेज दे पाएगा। तो उसका दोस्त, जिसका नाम तोशिया होता है, वो अपने दोस्त से बोला कि जो भी हारेगा तो उसको रात का खाना खिलाना पड़ेगा, तब ही शुरू करेंगे। जिसके बाद 2 और मेंबर से हम मिलते हैं। उन्होंने तो ड्रैगन का सिर ही काट दिया था। वो लड़की जिसकी ओर कियोजो देखता है तो उसका नाम चीनो था। उसका मेंबर सॉरी तो कहता है, लेकिन आखिर किस लिए? तो वो चीनो से हमें पता चलता है कि वो कुछ ज्यादा ही रेकलेस होकर चीनो पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है कि वो उसे प्रोटेक्शन देगी। मगर खैर चीनो कहती है कि भरोसा करने के लिए थैंक यू, अब जाओ लड़ो। और चीनो दोबारा से अपने काम जो कि डिफेंस होता है उस पर लग जाती है। तो अब जो डरता वही हुआ। चीनो के पीछे कियोजो आता है और कियोजो पीछे आते ही चीनो के कान में कहता है, मेरी प्यारी चीनो, क्या तुम इसे भी डिफेंड कर सकती हो क्या? इससे पहले चीनो कुछ समझ पाती तो उससे पहले ही कियोजो उसकी फील्डिंग सेट कर देता है। कियोजो की स्वॉर्ड चीनो के छाती के आर पार थी और कियोजो बिना रहम दिखाए उसे कहता है, ये होता है अंजाम उन लोगों का जो कि ज्यादा घमंड दिखाते हैं। चीनो मरने से पहले आखिरी बार सुबारू को चिल्लाकर पुकारती है। जब सुबारू की नजर चीनो पर गई तो चीनो के पीछे कियोजो खड़ा हुआ था, जो कि एक इविल स्माइल पास करता है। ये देखकर सुबारू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, मगर कियोजो उसको टॉन्ट देता हुआ कहता है, फाइटिंग पर फोकस करो बॉस, ये वक्त यहाँ वहाँ देखने का बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखते हुए सुबारू कियोजो से आखिरी बार पूछता है, कियोजो आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? और उसके पीछे वही ड्रैगन सुबारू पर हमला करने के लिए आता है। जिसके बाद हमें इस टावर के बारे में बताया जाता है कि एक दिन अचानक से ही ये टावर अपीयर हुआ। टावर के अपीयर होते ही एक मैसेज सभी प्लेयर के पास गया, जिसको पहले तो वो लोग समझ ही नहीं पाए, लेकिन उस मैसेज ने उन सभी लोगों को एक प्लेयर बनने का मौका दिया और उनकी जिंदगी बदलने का भी। मगर इस टावर का काम सिर्फ हम लोगों का चढ़ना नहीं था, बल्कि इस टावर ने बहुत सारी डायमेंशंस को कनेक्ट कर दिया था। दुनिया के अलावा बाकी की जितने भी यूनिवर्स थे, तो वो टावर को चढ़ने के लिए उतावले थे। सभी लोगों को यही जानना था कि टावर के टॉप पर उनको क्या देखने को मिलेगा। कुछ रूमर्स तो ये भी फैल गए थे कि जो भी टावर को चढ़ेगा तो उसको इमोर्टैलिटी के साथ साथ बहुत ज्यादा शोहरत भी देखने को मिलेगी, जो कि सिर्फ एक बंदे को मिलेगी। ये दिखने में ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ टावर को चढ़ेंगे, मगर जैसे टावर का रूल है कि रिवॉर्ड्स मिलेंगे सिर्फ एक बंदे को, तो सभी लोग एक दूसरे को धोखा देने लगे। ज्यादा वक्त नहीं लगा कि धोखाधड़ी टावर में फैल गई और इंसान जो कि सिर्फ मॉन्स्टर से ही बहुत टाइम तक चौकन्ने रहते थे,
थे तो उनको खुद अपनी ही प्रजाति से भी चौकन्ना रहना पड़ा। कोई भी भेड़ के खाल में भेड़िया निकल कर आ सकता है जो कि आपको मौत के घाट ही उतार देगा। और सबसे वियर्ड बात ये होगी कि मरते वक्त किसी किस्म की इंसानियत भी उसके चेहरे पर देखने को नहीं मिलेगी। ये टावर जितना ज्यादा फैसिनेटिंग है तो ये उतना ही ज्यादा खतरनाक है। और बस टावर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको मारता है, उसका काम है बस प्लेयर्स को टावर को क्लाइम करना और फिनिश करने का, मैसेज पहुंचाने का काम है। जिसके बाद सीन जब दोबारा प्रेजेंट पर आता है तो उसी फ्लोर 8 में हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को ये लोग मार चुके थे, मगर जितने भी रैंकर्स वहाँ पर मौजूद थे तो उनको भी बेरहमी से मारा गया। वो भी ड्रैगन ने नहीं बल्कि अपने लोगों ने ही। और अपना मेन प्रोटैगनिस्ट सुबारू भी मरने की कगार पर था। वो अपनी आखिरी सांसों में अपने लोगों से कहता है कि बेवकूफो, उस वक्त मैंने कहा ही था कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तुम सुनने को राजी ही नहीं थे। इसके अलावा ड्रैगन को लेकर एक रूमर भी फैला हुआ था कि इस ड्रैगन को कोई भी नहीं हरा सकता, मगर ड्रैगन को आज सुबारू की टीम ने पूरी तरह से खत्म तो कर दिया है, मगर साथ में वो भी खत्म होने वाले हैं। वो भी ड्रैगन के कारण नहीं बल्कि अपने लोगों के कारण। सुबारू उदास होता हुआ अपने लोगों की ओर देखकर कहता है कि ये मेरे दिए हुए ऑर्डर में से तो बिल्कुल भी नहीं था कि मुझसे तुम पहले मर जाओ। बेवकूफो, तुम लोगों को कितना समझाया है कि जब मैं एक ऑर्डर देता हूँ तो तुम भागते क्यों नहीं हो। जिसके बाद हमें पता चला कि सुबारू के बॉडी में पॉइजन है, एक ऐसा एबनॉर्मल पॉइजन जिसको उसकी एबिलिटीज डिटेक्ट नहीं कर पा रही। इस वजह से वो खुद को हील नहीं कर पा रहा। और अब इस सारे नजारे के बाद वो वापस जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब सुबारू बाहर निकल कर जाएगा और लोग उसे देखेंगे तो सभी लोग उसके टीम से ज्यादा इस बात का जश्न मनाएंगे कि सुबारू से यही उम्मीद थी, जो कि उसे सुनने में बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मगर शायद वो आज बाहर खुद भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कियोजो उसके सामने खड़ा था, वो भी अपने बंदों के साथ। सुबारू अपने मेंबर कियोजो से बोलता है कि कियोजो, आखिर ये सब कुछ करने का तुम्हारा रीजन क्या था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। मगर वो बस मुस्कुराता है और यही बात सुबारू को चिल्लाने पर मजबूर करती है। वो भी अपने लाइन को रिपीट करने पर कियोजो सुबारू के पास नजदीक आकर बोलता है कि आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। इन पूरे 10 सालों में किसी को भी ये पता नहीं था कि सुबारू को कैसे हराया जाएगा, मगर आज कियोजो ये देख कर के सुबारू अब नहीं बचने वाला तो उसको एक रिलीफ फील होता है कि जो काम वो लोग नहीं कर पाए तो उसको आज कियोजो कर पाया। ये ड्रैगन से बढ़कर उसके लिए अचीवमेंट थी, क्योंकि उसका मेन गोल इस रेड में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुबारू को मारना था। कियोजो सुबारू से बोलता है कि अगर वो चारा खुद नहीं बनता तो उसकी टीम मजा ही बिगाड़ देती। इसके बाद वो एक अजीब सी बात बोलता है। कियोजो के हिसाब से जब भी सुबारू उस पर तरस खाता है तो ये उसके लिए बड़ा ही हार्ड मोमेंट होता है। वो घर जाकर खुद को कोसता है कि सुबारू ने आज फिर उस पर तरस खाया और खुद को काम डाउन करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो भी खुद को टॉर्चर करना। तो जब भी सुबारू ने उसको तोहफे के तौर पर कुछ दिया तो वो उसके लिए एक टॉर्चर से कम नहीं था। और इस सब टॉर्चर के बाद उसने दुनिया को चुना, वो भी अपने दोस्त से बढ़कर, इसलिए तो आज उसकी ये हालत हो गई है। तो रिस्पॉन्स में सुबारू कहता है कि क्या यही सब कुछ था। तो कियोजो उठकर मुस्कुराते हुए बोलता है, वेल ये बड़ी ही दुख की बात है कि तुम्हें इस तरह मरते हुए मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ, मगर देखा जाए तो तुम्हें इस तरह हालत में देखकर ये सबसे पहला नजारा है जो कि मैं इतने करीब से देख रहा हूँ। मैं फाइनली देख पाऊंगा सुबारू, जो कि वन एंड ओनली सबसे टॉप रैंकर है, वो इस हालत में मरेगा। और वापस जाते हुए वो सुबारू से ये भी कहता है कि जो उसका दिया हुआ पेंडेंट है तो उसको वापस करने का अब कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि ब्लू आइज में वो उसको इनवाइट कर रहा था और अब जबकि ब्लू आइज ही नहीं रही तो पेंडेंट वो किस ब्लू आइज टीम के मेंबर को दे दे, वो जो कि उसके साथ ही खत्म हो जाएगी। कियोजो टोंट पे टोंट मारते ही जा रहा था, वो टोंट पे टोंट मारते ही जा रहा था। कियोजो कहता है कि इतना लटकाए हुए मुंह से मुझे मत देखो, और तुम्हें तो किसी बात की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी इतनी फैन फॉलोइंग है कि तुम मरते हुए भी उनके लिए किसी हीरो से कम नहीं होगे, तो तुम्हारे लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। मगर खैर वक्त के साथ साथ सभी लोग भूल जाएंगे कि ब्लू आइज भी कभी एक गिल्ड हुआ करता था और सुबारू उनका टीम द वन एंड ओनली टॉप रैंकर हुआ करता था। इन सारी बातों को सुनकर सुबारू उससे कहता है, तुम्हारी बातें हमेशा हमेशा के लिए बच्चे की तरह ही रहेंगी। तुम ऐसे साउंड कर रहे हो जैसे बच्चे की तरह हो, जिससे मैंने उसका सपना छीन लिया और आखिर में तुम वही कहोगे जो कि तुम कहना चाहते हो। मगर खैर अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें बड़ी ही डिसअपॉइंटमेंट होगी, मगर मैं इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं हूँ। ये कहते हुए सुबारू अपने स्किल्स को एक्टिव करता है और वो धीरे धीरे होकर खड़ा होने लगा। अपने मन ही मन में उसे ये तो अच्छे तरह से पता था कि वो उन सबको हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन इतनी आराम की मौत मरना ये उसका स्टाइल नहीं है। जब कियोजो की नजर सुबारू पर गई तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आखिर यह बंदा आराम से मरता क्यों नहीं है। और जब ठीक उसके हाथ में उसका
वेपन भी देखा तो उसके तो पसीने छूटने लगे, क्योंकि जो वेपन सुबारू ने बाहर निकाला है तो उसके रेडार में जो भी आएगा तो एक हवा का झोंका उसे 10 किलोमीटर दूर फेंक देगा। और ये वो सब कुछ इसलिए ही कर रहा है क्योंकि ब्लू आइज के कुछ मेंबर अब तक जिंदा थे जिनको वो कियोजो से दूर रखना चाहता है। उसके वेपन को कियोजो नोटिस कर लेता है क्योंकि वो उसके बारे में जानता है और वो चिल्लाकर बोला कि क्या अब तक ये चीज काम कर रही है। तो सुबारू कहता है कि सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जो कि बहुत सीक्रेट्स रखता है और मैं आखिर तुम्हें क्यों बताऊं। और इस वेपन के सिर्फ 4 शॉट्स रह चुके थे और ब्लू आइज के अलाइव मेंबर्स सिर्फ 4 हैं। खुद को तो नहीं, लेकिन अगर वो उनको बचा सकता है तो वो जरूर करेगा क्योंकि उनकी ये हालत सुबारू की वजह से ही हुई है। उसने हवा का झोंका लगाया और ब्लू आइज के चारों मेंबर उड़ते हुए 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए तैयार हो गए। कियोजो अपने लोगों से कहता है कि किसी को भी जिंदा मत जाने देना। उनके चेहरों पर घबराहट सी दिखाई दे रही थी और वो अपने जगह से हिल नहीं पा रहे थे और ये सब कुछ सुबारू कर रहा था। उसकी प्रेजेंस ही इतनी ज्यादा थी कि सब लोगों की नजर सुबारू पर पड़ रही थी और वो उन सब लोगों से कहता है, कियोजो के साथ होकर तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मुझ पर हमला करोगे और तुम सब लोग यहाँ से जा भी पाओगे? इस तरह तो कभी भी नहीं होगा। ये कहकर वो अपनी एबिलिटी को यूज करता है। एक लाइटनिंग स्ट्राइक सीधा सुबारू पर गिरती है जो कि उसकी अपनी ही थी। सिस्टम उसे बार बार बता रहा था कि हाई फटीग यूज करने पर उसकी मौत हो सकती है, मगर सुबारू को क्या, वो तो अपना वेपन निकाल कर सीधा उन लोगों को धमकी देने लगा कि तुम लोगों के दिमाग में जो भी रिजल्ट्स थे तो उनको मैं वैसा तो होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जो भी रिजल्ट होगा तो वो मेरे हिसाब से होगा और अब मेरे परमिशन के बगैर कोई भी यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। क्या तुम लोगों को कान खोल कर ये बात समझ में आ रही है? उसके चेहरे को देखकर सारे लोग डरने लगे, मगर उनको पता था कि वो मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो फाइट करने के लिए रेडी हो गए क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं। सभी लोग हल्ला बोल देते हैं कि या तो हार है या तो फिर पार है और एक ही स्लैश के साथ सुबारू कुछ आते हुए चंद लोगों को बिल्कुल सब्जियों की तरह काटता है। एक बंदा पीछे से स्नीक अटैक करता है और सुबारू उससे बोला, मुझे क्या अनाड़ी समझते हो? और स्पेयर निकाल कर उसके तो ऑर्गन्स की धज्जियां उड़ा देता है। जो हालत सुबारू की थी तो ये लोग उसे हरा नहीं पाएंगे, मगर सिचुएशन बदल सकती है अगर कियोजो उस पर हमला कर देता है। अपने फटीग से ज्यादा कियोजो उसके लिए सबसे बड़ा मसला है और अब तक जो उसका फटीग पहुंचा था तो वो 97% पर था। इस चीज के बढ़ने के कारण उसकी मूवमेंट भी बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी। यहाँ तक कि जो स्मॉल फ्राइज थे जिसको वो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं समझ रहा था तो वो भी अब अटैक लैंड कर पा रहे थे और देखते ही देखते उनमें से एक बंदा अपनी स्पेयर सुबारू के आर पार कर देता है और वो इतना खुशी से झूम उठता है कि उसने कर दिखाया। सबसे टॉप रैंकर को उसने खुद अपने हाथों से मार डाला। तो उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि सुबारू उससे कहता है कि खुशी मनाने के लिए तुम्हें जिंदा तो रहना होगा ना, जो कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और अगेन एक बड़ी ही लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है और आसपास जितने भी लोग होते हैं तो वो उस लाइटनिंग स्ट्राइक से बिल्कुल फ्राई हो जाते हैं और मारे जाते हैं। सभी लोग सुबारू की ओर देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगे क्योंकि उनको बाकी लोगों की तरह नहीं मरना, क्या पता ये दोबारा उठकर इन लोगों की तरह उनका भी हाल कर दे। तो कोई भी करीब जाने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच जो उसका फटीग होता है तो वो 100% पर पहुंच जाता है। उसकी हालत को कियोजो देखकर समझ गया कि अब ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा और अपने मन ही मन वो कहने लगा, बड़ी ही अफसोस की बात है सुबारू कि तुम्हारा एरा इस तरह खत्म हो रहा है। मगर ये कियोजो की गलतफहमी थी। कियोजो जो चाहता है तो सुबारू उस तरह बिल्कुल भी नहीं होने देगा और लास्ट में जो उसकी बची कुची कुछ पावर है तो उससे वो कियोजो की ओर एक स्पीयर बड़ी ही जोर से फेंकता है। कियोजो जो कि उस आर्क एंजल के पेंडेंट की ओर देख रहा था तो उस अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा कि वो उसको फील ही नहीं कर पाया और वो ठीक उसके सामने आ जाती है, जो कि देखकर कियोजो बोलता है कि इम्पॉसिबल, इसमें अब भी इतनी पावर बची है। मैं जो चाहूंगा तो सुबारू कभी भी उस तरह नहीं होने देगा। ये साला मर क्यों नहीं जाता? और मरते वक्त सुबारू अपने मन ही मन कहता है ये प्लान तुम्हारा होगा लेकिन आखिर में मैं ही जीतूंगा और जैसे तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो तो उस तरह मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखने दूंगा। यही मेरे लिए जीत है। मगर अब भी वो खुद को एक वॉइड में पाता है और वो कोसता है खुद को कि वो एक कियोजो जैसे बंदे पर विश्वास कर बैठा। हालांकि उसका लास्ट हिट वो श्योर था कि कियोजो को लग चुका है तो वो इस वॉइड में खुद को पाकर सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या अब से सिर्फ यही उसकी जिंदगी होगी। मगर धीरे धीरे करके उसको बड़ी ही बदबू फील होती है। वो कहता है कि आखिर ये कौन सी स्मेल है, मगर अपने ही दोहराए हुए लाइन पर जब वो गौर करता है तो उसको हैरानियत होती है कि अब तक वो बदबू को सूंघ कैसे सकता है। तो अगले ही पल वो रिग्रेस्ट होकर कचरे के डब्बे से निकलता है और स्टैट विंडो खोलकर वो होसोई सुबारू नामी के बंदे के बॉडी में आ चुका था और उसके स्टैट को देखकर वो कहता है कि ये कितने घटिया हैं। जिसके बाद उसके दिमाग में एक करंट सा आता है और उसे मालूम हुआ कि नाकामुरा
सुबारू को मरते हुए अब 20 साल हो चुके हैं, कोई भी उसकी जगह नहीं ले पाया और नेक्स्ट रैंकर उसके जैसा कौन बाहर निकल कर आएगा तो दुनिया उसी के ही वेट में है। चौंक कर वो जब कचरे के डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है और गिरते ही वो अपने सामने एक प्लेयर टैब को देखता है। प्लेयर टैब को उठाते ही वो दोबारा से ब्लू आइज के बारे में सर्च करता है जो कि उसकी पुरानी टीम थी। तो वो अपनी टीम के बारे में तो कुछ नहीं पता लगा पाता, लेकिन उसे ये जरूर पता चल जाता है कि अब तक ब्लू आइज नामी एक गिल्ड है और जो उसका गिल्ड मास्टर है तो वो कियोजो है, जो कि अब तक जिंदा है, लेकिन उसकी आंख पर एक मास्क सा लगा हुआ था जो कि इस बात का अंदेशा देता है कि लास्ट अटैक सुबारू का वो उसकी वजह से मारा नहीं गया। जिसके बाद हम एक पास्ट का नजारा देखते हैं जहाँ पर सुबारू और कियोजो बैठे हुए थे। कियोजो एक दिन सुबारू से कहता है कि वो ब्लू आइज को छोड़ना चाहता है। वो रीजन सुबारू को तो बताता नहीं, लेकिन ये कहता है कि इवेंचुअली उसे पता लग जाएगा, बस बाकी लोगों को वो फेस नहीं कर सकता। तो सुबारू सब लोगों को बताए कि ब्लू आइज का अब कियोजो के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। मगर खैर एक दोस्त होने के नाते कियोजो उससे कहता है कि जब भी वो वापस लौट कर आएगा तो वो अपना गिल्ड बनाएगा, वो भी एक ब्लू जोन नाम से। कुछ टाइम के बाद ब्लू जोन बन भी गई और कियोजो जब वापस आया तो उसने सुबारू को मार डाला, वो भी दोस्ती का इस्तेमाल करके। अब प्रेजेंट वाला जो सुबारू होता है तो जब उसे पता चला कि 20 सालों तक अब तक ब्लू जोन जो कि कियोजो का गिल्ड है वो अब तक फ्लोर 9 पर है, तो उसको बड़ा दुख हुआ कि उसको मारने के बावजूद भी अब तक 20 सालों में वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। और मजीद रिसर्च करने पर उसे मालूम हुआ कि उनका एक मेमोरियल हॉल भी बना हुआ है। जब अगले सीन में सुबारू अपने मेमोरियल हॉल पर जाता है तो वो बहुत ज्यादा फैंसी था। अंदर गया तो उसकी मेमोरीज सब कुछ उससे रिलेटेड पड़ा हुआ था। अब इस बारे में अगर वो सोचे तो ये कौन कर सकता है, जब ब्लू आइज ही नहीं रही तो ये हॉल बनाने की जरूरत आखिर करी किसने। यही चीज उसको कंफ्यूज कर ही रही थी कि एक होलोग्राफिक कियोजो की बातें उसको सुनाई देती है जो कि सुबारू का बड़ा चढ़ाकर एक स्पीच दे रहा था। होलोग्राफिक कियोजो की ये लाइन सुनकर सुबारू को बड़ी ही गुस्सा आया कि वो कहता है कि ब्लू आइज नहीं रही तो क्या हुआ, ब्लू जोन है ना, लेकिन मरा हुआ हम तब ही ब्लू आइज को डिक्लेयर करेंगे जब हम उसको भूल जाएंगे। तो ये हाल उनको ना भूलने की वजह से कियोजो ने बनवाया है, जो कि देखकर सुबारू को बड़ी ही इंटेंसली गुस्सा आया। उसका खून उबल रहा था और वो होलोग्राफिक कियोजो की ओर देखकर कहता है कि वो ब्लू आइज को दोबारा वापस लेकर आएगा और जो स्टोरी जो लेगेसी उसने बनाई है दोबारा से वो दोहराएगा और ब्लू जोन को वो मिट्टी में मिला देगा। बस कियोजो वेट करे। और अब जबकि सुबारू ने ये ठान लिया है कि वो ब्लू जोन को और कियोजो को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगा, तो अब सोचने की बात ये है कि वो पहला स्टेप क्या ले। तभी जब वो इसके बारे में सोच ही रहा था तो एक छोटा सा बच्चा आकर उसके साथ टकराता है और वो गिर जाता है। जब सुबारू उसे उठाते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है तो उसको बड़ी ही हैरानियत होती है कि उस छोटे बच्चे ने सुबारू के मास्क को पहना हुआ था। तभी उसी बीच उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। उसका डैड और उसकी जो मॉम होती है वो दोनों सुबारू से सॉरी बोलते हैं कि उनके बच्चे की वजह से ज्यादा चोट तो उसे नहीं लगी। तो सुबारू भी ज्यादा नाटक नहीं करता और वो कहता है कि ये एक लाइट बम था तो कोई बात नहीं। मगर सरप्राइज की बात कि उन्होंने भी अपने बच्चे की तरह सुबारू का मास्क पहना हुआ था। ये चीज सुबारू को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी कि इन दोनों ने भी पहना है। जब वो आसपास देखता है तो वो अपनी आंखें मलने लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे तो उन्होंने सुबारू का मास्क पहना हुआ था। और सुबारू इस मंजर को देखकर कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस चीज को समझने के लिए जब सीन पास्ट पर गया, जब कियोजो सुबारू को मार रहा था तो जाने से पहले कियोजो ने उसे ये जरूर कहा था कि लटके हुए मुंह से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और वो एक विन एंड विन सिचुएशन में है कि अगर वो मारा भी जाएगा तो वो कुछ मेजोरिटी लोगों के लिए एक हीरो ही रहेगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो वो यही लोग हैं जिसके बारे में कियोजो बात कर रहा था। प्रेजेंट का सुबारू कियोजो की अब बात समझ लेता है कि आखिर वो उस वक्त क्या कहना चाहता था, मगर ये सब कुछ करने के पीछे उसके इंटेंशन क्या है तो ये सुबारू को अब पता लगाना होगा। तभी प्रेजेंट का सुबारू पास्ट सुबारू के पिक्चर के सामने आ जाता है। वो अकेला नहीं था और बहुत सारे लोग उसके पिक्चर के सामने खड़े हुए थे। किसी ने फूल रखे थे तो किसी ने कैंडल रखा हुआ था। तो जितना वो अभी के लिए सोच सकता है तो प्रेजेंट का सुबारू कियोजो के इंटेंशन को लेकर हमें एक बात समझाता है कि शायद वो ये इसलिए कर रहा है ताकि मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद
याद रखकर वो जितनी भी अचीवमेंट्स ब्लू आइज ने खुद अकेले अचीव करी हैं तो वो उनको अपने नाम कर ले। लोग उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे कि वो एक ऐसे हीरो की अब तक लोगों को याद दहानी करवा रहा है जो कि वाकई में एक लेजेंड था। इसी बीच सुबारू फूलों में से एक फूल को नोटिस करता है जो कि चमक रहा था। उसकी आंखों से पता लगता है कि कुछ न कुछ तो उस फूल के साथ रिश्ता नाता है। वो क्राउड को साइड करते हुए भागता है। लोग डिस्टर्ब तो होते हैं लेकिन उसके एक्शन को देखकर वो पूछने लगे कि आखिर वो क्या करने की कोशिश करेगा। तो वो उस मेमोरियल के सामने बैठकर उन फूलों में से उसी फूल को उठाता है जो कि चमक रहा था। उसको उठाकर उसे अपने पुरानी टीम का एक मेंबर याद आता है जिसका नाम आसागिरी शियू होता है। आसागिरी वही बंदा है जो कि आई गेस आइस का इस्तेमाल करता है। तो ये फूल आइस से बनाया हुआ था जो कि उठाते हुए प्रेजेंट के सुबारू को यकीन नहीं आ रहा था कि अब तक शियू जिंदा है। और शियू वाकई में भी जिंदा होता है क्योंकि जब सीन शियू पर गया तो वो एक बिल्डिंग के टॉप पर ब्लू आइस के एक दूसरे मेंबर के साथ खड़ा हुआ था। शियू कहता है कि ये बड़ी ही लक की बात है कि एक और साल उन्होंने कियोजो से छिपते हुए सरवाइव किया है, लेकिन कब तक। तो उसकी टीम मेंबर, अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता क्योंकि कुछ चैप्टर्स में इनका नाम रिवील ही नहीं किया। तो वो शियू से कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही रिलैक्स दिख रहा है क्योंकि अगर उसे याद ना हो तो वो उसको याद दहानी करवाती है कि कुछ ही दिनों पहले वो ब्लू जोन के रेडार में आ जाते और वो पकड़े जाते। तो वो आखिर इतना रिलैक्स्ड कैसे है। मगर अब वो शियू से कहती है कि आखिर हर बारी हर साल उनको इस तरह खतरा मोल लेने की क्या जरूरत, वो भी एक मेमोरियल पर आने के लिए। वो कहती है कि क्या वो एक ही टाइम पर बहुत सारे फूलों को उनकी जगह पर छोड़कर नहीं आ सकते क्या, ताकि वो सुकून और आराम की जिंदगी गुजारे। तो शियू खुद को रिवील करता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या पता, क्योंकि उसका दिल ये हर बारी कहता है कि कहीं न कहीं सुबारू उसके फूल को जरूर नोटिस करेगा क्योंकि वो उसका फेवरेट फूल जो था। अब वो लड़की शियू से पूछती है कि क्या अब भी उसे लगता है कि वो जिंदा है। तो शियू कहता है कि आज तक 20 सालों में उसने कभी भी उसकी बॉडी नहीं देखी। तो उसकी सिर्फ इसी हंच की वजह से वो लड़की बिल्कुल भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती क्योंकि कियोजो हालांकि 20 साल हो चुके हैं लेकिन उनको ढूंढना नहीं छोड़ा और वो वक्त दूर नहीं है कि सुबारू को ढूंढते ढूंढते कियोजो के हाथ वो लग जाएंगे। उनका सुबारू को ढूंढने से पहले वो कियोजो के हाथों में होंगे, जो कि वो लड़की तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। मगर उसके एक्सप्रेशन को देखकर वो लड़की फ्रस्ट्रेट होकर बोली कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। चलो एक रियलिटी चेक देती हूँ, अगर सुबारू जिंदा होता तो 20 सालों तक वो उनको वेट क्यों करवाता, 20 सालों तक कोई क्यों वो हिंट नहीं छोड़ा है। तो शियू कहता है कि शायद वो भी हमारी तरह कियोजो से छुप रहा हो। जिसके बाद शाम का वक्त होता है और हम सुबारू को हांफते हुए देखते हैं। उसको बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ था क्योंकि वो भागते भागते एक पुरानी जगह पर आता है और अपने मन ही मन में अब तक उसे शियू के जिंदा रहने की सोच चल रही थी और वो बार बार दोहराता है कि क्या वो सच में जिंदा है। शियू तो होगा क्योंकि ये फूल शियू ने ही छोड़ा है। अगले सीन में हम सुबारू यानी कि प्रेजेंट के सुबारू के रूम पर चलते हैं। उसके रूम पर आकर पास्ट का सुबारू ये कहता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसके पेरेंट्स का कुछ भी अता पता नहीं और ये एक ऐसे मकान पर रहता है जिसकी बस सिर्फ छत है, खाने को कुछ नहीं, पीने को पानी नहीं, इसलिए ये बंदा कचरे के डब्बे में था। मगर इसके अलावा भी जो प्लेयर टैब था तो उसमें ब्लू आइज के बारे में उसने वो सब कुछ पता लगाया जो कि अब तक इन 20 सालों में जो हुआ है। ब्लू आइज के मेंबर के बारे में भी उन्होंने सर्च करा, मगर जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर आता था तो वो सिर्फ ब्लू जोन के लोग और कियोजो ही था। मगर खैर इस फूल को देखकर वो 50% तो श्योर हो चुका है कि उसकी टीम जिंदा होगी, जिनमें से श्योरली शियू तो जिंदा ही है। बाद में सुबारू अपना सिर पकड़कर बोलता है कि 20 सालों तक वो लोग जिंदा थे और बस छुपते ही आ रहे हैं। ये चीज सुबारू को बहुत ज्यादा निराश करती है, मगर उनके छिपने का रीजन भी वैलिड था क्योंकि रीजन कियोजो ही है। वो कभी भी उन लोगों को पब्लिकली सामने नहीं आने देगा जो कि सच के बारे में जानते हैं और उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो उनका अब तक पब्लिकली ना आना ये इस बात का अंदेशा देता है कि कियोजो उनको अब तक ही ढूंढ रहा है। अगर सुबारू लास्ट टाइम के बारे में सोचे तो उसे ये पता तो नहीं कि सिर्फ उस झोंके से शियू ही जिंदा बचा है, मगर शियू अगर अब तक सरवाइव किया हुआ है तो इसका मतलब बाकी लोग भी जिंदा ही होंगे, बस उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सुबारू के पास नहीं होती। मगर अभी के लिए वो बेवकूफी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा कि अपने टीम मेंबर का जिंदा होना ही उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। बस वो उनको अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढेगा क्योंकि इस बॉडी में अपने ओल्ड टीममेट्स को रीच आउट करना ऐसा है जैसे कि एक सुसाइड करना। उसका कवर बहुत ही जल्दी एक्सपोज हो जाएगा और सबसे बड़ी बात इस बॉडी में पावर बिल्कुल भी नहीं, तो वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाएगा। हर एक स्टेप उसे सोच समझ कर
लेना होगा वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अब सबसे मेन गोल ये है कि उसे अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लाना होगा। और इस होसोई सुबारू के बॉडी में होकर इसकी मेमोरी से ये बात पता चली है कि 2 दिनों के अंदर अंदर प्लेयर क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा। बस उस टेस्ट में सुबारू इस उम्मीद को लेकर जाएगा कि अगर उनके टीम मेंबर जिंदा होंगे तो वो जरूर वहाँ पर आएंगे और इवेंचुअली उनके टीम मेंबर से जरूर प्रेजेंट के सुबारू की मुलाकात होगी। जिसके बाद 2 दिन के बाद क्वालिफिकेशन टेस्ट की बारी आती है और उसके हाल पर हम जाते हैं। हॉल में टेस्ट डायरेक्टर जो था वो ह्यूगो था और जिस बंदे का अभी अभी वो टेस्ट लिए हैं तो उसने सिर्फ 2 गॉब्लिन्स को मार कर ही अपनी हवा टाइट कर दी है। ह्यूगो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ आज की जनरेशन पर और वो बंदा 2 गॉब्लिन्स की डेड बॉडी की ओर देखकर ऐसे हांफता है जैसे कि पूरे झुंड को उसने हराया है। ह्यूगो उस बंदे से कहता है कि तुम मरते मरते बचे हो तो अब बताओ तुम्हारा मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे प्लेयर होने की क्वालिफिकेशन को डिटरमिन नहीं कर सकता तो क्या तुम नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहोगे? वो बंदा ह्यूगो की बात सुनकर कहता है कि और भी है क्या? तो सामने उसके एक मैसेज आता है जिसमें उसको बताया जाता है कि अगर वो नेक्स्ट टेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो एक और गॉब्लिन ऐड होगा और ये वो तब तक कर सकता है जब तक उसमें हिम्मत है। मतलब के नेक्स्ट टेस्ट के साथ एक एक गॉब्लिन ऐड होता जाएगा। जो कि सुनकर वो बंदा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो मरते मरते बचा है इन 2 गॉब्लिन्स के साथ लड़ते हुए, वो पागल नहीं है कि दूसरा टेस्ट लेगा। तो ह्यूगो कहता है कि अब तुम्हारा क्या करना है बच्चे, यहाँ से दफा हो जाओ। और गायब होता हुआ वो लड़का कहता है कि सर टेस्ट तो टेस्ट होता है ना, मैंने पास तो कर दिया। मगर ह्यूगो उसकी एक बात भी नहीं सुनता और बस निराश होकर कहता है कि आज की जनरेशन तो बड़ी ही बेकार है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि इस जनरेशन में इतने कमजोर प्लेयर्स उसे देखने को मिलेंगे जिनको एक प्लेयर बनना है। बस अगर आज की जनरेशन में सिर्फ एक बंदा उसे पसंद आया है तो वो आइजक है, जो कि रेनहार्ड का बेटा है, जिसने लगभग 20 स्टेजेस को पार कर दिया था। मतलब कि उसने अकेले 20 गॉब्लिन्स का मुकाबला किया है और उसमें वो जीत भी चुका था। ह्यूगो को एक तरफा रिलीफ भी फील होता है कि आज का टेस्ट तो बड़ा ही आसान है, कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा और बस जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। कि तभी अगली बारी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट सुबारू की होती है। सुबारू सामने से आता है और ह्यूगो उसके नाम को देखकर कहता है कि बच्चे तुम्हारा ये जो नाम है ये बड़ा ही कमाल का है, तुम्हें अच्छे से पता होगा। होपफुली ये जो नाम तुम्हें दिया गया है तो उतना तुम में दम होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहता, ठीक है? और अब जबकि वो यहाँ पर आ चुका है तो वो टेस्ट को शुरू करेगा। जैसे ही सिस्टम मैसेज देता है कि 2 गॉब्लिन्स आ चुके हैं तो सुबारू ह्यूगो के बगल से इतनी तेजी से गुजरता है कि वो नोटिस ही नहीं कर पाता और 2 गॉब्लिन्स के सिर को वो धड़ से अलग कर देता है। ह्यूगो के पैरों तले जमीन घिसक गई और वो बोलता है कि ये क्या था। और अब हमें सुबारू से पता चलता है कि 2 दिनों तक वो इस बॉडी को लगातार ट्रेन करते हुए इस ट्यूटोरियल में आया है। बस इस बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है लेकिन इसकी जो एबिलिटीज हैं तो पास्ट का सुबारू उसको ठीक तरह से यूज नहीं कर पाया। सिस्टम पर मैसेज आता है कि क्या वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता है तो सुबारू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बस टाइम को वो वेस्ट बिल्कुल भी ना करे और बस लगातार गॉब्लिन्स को भेजे। और अगले सीन में ह्यूगो का मुंह खुला का खुला रह चुका था क्योंकि पूरा अरीना गॉब्लिन्स के लाशों से भरा हुआ था और वो फाइनल लेवल तक पहुंच चुका था। ह्यूगो को बड़ी ही हैरानियत हो रही थी क्योंकि जिस तरह की वो स्वॉर्डमैनशिप दिखा रहा है तो न सिर्फ उसकी स्वॉर्डमैनशिप बल्कि वो अपने एनिमीज के एक्शंस को प्रिडिक्ट कर लेता है, वो भी 3 स्टेप्स आगे। और अगर उसकी स्वॉर्डमैनशिप की बात की जाए तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल पर है, जैसे कि सुबारू दोबारा से रीइंकार्नेट होकर अपने करतब दिखा रहा है। और लास्ट स्टेज के गॉब्लिन्स को हराने के बाद जब आखिरी का सिस्टम मैसेज आता है कि क्या वो बॉस के साथ लड़ना चाहता है तो प्रेजेंट का सुबारू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो ट्राई करते हैं। और एकदम से बॉस उस एरिना में आ जाता है। पीछे से ह्यूगो प्रेजेंट के सुबारू से कहता है कि पता है कि तुम्हारा नाम कमाल का है, तुम भी कमाल के हो, लेकिन तुम अभी तक एक प्लेयर नहीं बने हो तो एक बॉस को तुम नहीं हरा सकते, वो एक अलग लीग पर होता है। ह्यूगो मजीद कहता है कि वो एक कमाल का प्लेयर है तो वो खुद अपनी वाट क्यों लगाना चाहता है। मगर देर हो चुकी थी और बॉस सुबारू के ठीक सामने खड़ा होता है जो कि एक ऑर्क होता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा एक्स होता है। और उस ऑर्क के सामने तो सुबारू एक बिल्कुल चींटी की तरह नजर आ रहा था। ये मंजर देखकर कि ये कितना ज्यादा डेविस्टेटिंग हो सकता है तो ह्यूगो लास्ट टाइम सुबारू से बोला कि अब भी तुम्हारे साथ वक्त है। गॉब्लिन किंग को हराना एक रेकलेसनेस है जिससे तुम अपनी जान भी खो बैठ सकते हो। और उनकी बात सेंस भी बना रही थी क्योंकि सुबारू कुछ ज्यादा ही लालची हो रहा था। वो चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो मगर सिर्फ प्योर स्किल्स गॉब्लिन किंग को हराने में मदद नहीं कर सकती क्योंकि उन दोनों में जो स्टैट्स का गैप है तो वो बहुत ज्यादा है। अब इस बातों को सुबारू भी रियलाइज करने लगा था। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसके स्टैट्स कितने
इतने ज्यादा लो हैं, इतने लो कि वो इस गॉब्लिन किंग के स्किन पर स्क्रैच भी नहीं ला सकता, मगर तब भी वो ट्राई करना चाहता है और इनकार करता है कि वो हार नहीं मानेगा। ये कहता हुआ वो अपनी स्वॉर्ड को गिरा देता है। ह्यूगो तो पीछे से पागल हो रहा था, उसकी बात का कुछ अलग ही मतलब सुबारू ने निकाल लिया। इसी बात से उसके तो तोते उड़ गए, क्योंकि उसका मतलब रिट्रीव करने का था, न कि अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर गिराने का। क्या डर से वो सीधा स्ट्रेट सोच नहीं पा रहा क्या? तो अब जाकर ह्यूगो को समझ में आ गया कि जब सुबारू अरीना में आया तो उसको कुछ फीलिंग अनसेटलिंग लग रही थी। उसने सोचा सुबारू कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड प्लेयर निकलेगा, लेकिन वो अनसेटलिंग फीलिंग जो थी वो इसकी बेवकूफी को लेकर थी कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है। और अगले ही पल फाइट स्टार्ट हो जाती है। गॉब्लिन किंग सुबारू पर हमला करने के लिए आ जाता है। पहली बार में तो सुबारू रिएक्ट नहीं करता, मगर उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन होता है, क्योंकि दे मार वो एक पॉइजन नीडल उस गॉब्लिन किंग के थाई पर मारता है, जिससे गॉब्लिन किंग रुक गया और वो घबराने लगा। घबराहट की वजह ये थी कि सुबारू क्या कर रहा है। वो कंफ्यूज था और सुबारू को जब वो देखता है कि वो उसके छोटे गॉब्लिन्स के वेपन की पॉइजन नीडल का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी उसके खिलाफ, तो वो बड़ा ही सरप्राइज्ड हुआ। सुबारू मुस्कुराता हुआ कहता है, क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा चौंक क्यों गए? और बाद में वो उस गॉब्लिन किंग के साथ एक बेट लगाता है कि सबसे पहले क्या होगा, या फिर मैं तुम्हें पहले जमीन पर गिराऊंगा या फिर तुम पहले मेरा कचूमर बना दोगे जब तक मैं तुम्हें डिफीट करता हूँ। ये कहता हुआ सुबारू दो नीडल्स सीधा गॉब्लिन किंग के आंखों पर मारता है, जिससे उस गॉब्लिन किंग की चीखें निकल जाती है। वो जोर से चिल्लाया, मगर दर्द बहुत ज्यादा था, इतना कि उसका बैलेंस भी बिगड़ने लगा। हालांकि गॉब्लिन किंग को कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो अपने बड़े से एक्स से सामने की ओर वार करता है, जहाँ सुबारू को उसने लास्ट टाइम देखा था। सुबारू उसके अटैक को डॉज तो कर लेता है, मगर उसको भी समझ में आ गई कि अब भी ये उससे बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है, इसलिए वो उसके और गॉब्लिन किंग के बीच में डिस्टेंस को क्रिएट करेगा जब तक वो उसकी पूरी बॉडी को पॉइजन नीडल से भर ना दे। अब इतनी कमाल की स्किल सुबारू हमें बताता है कि ये उसने कहां से सीखी और किसने सिखाई। हम पास्ट में देखते हैं कि ओरिजिनल सुबारू पेड़ पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे निंजास वगैरह निंजा स्टार्स फेंकते हैं, वो भी अपना निशाना पक्का करने के लिए। मगर सुबारू को एक दिक्कत हो रही थी, उसका निशाना पक्का तो नहीं था, मगर उसकी फेंकने की फोर्स बहुत ज्यादा थी। अगर वो निशाने को पक्का कर लेता है तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी सुबारू बहुत ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट बन जाएगा। अब बारी आती है कि सुबारू को निशाना लगाना किसने सिखाया, तो वो और कोई नहीं बल्कि रेना थी। रेना सुबारू के ट्रेनिंग को देखकर कहती है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो लेकिन निशाना लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं, मगर खैर मैं तुम्हें सिखाती हूँ। सबसे पहले वो निशाना लगाने के फंडामेंटल्स को बताती है। ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या होल्ड करते हो, मतलब कि तुम्हारे हाथ में तुमने क्या पकड़ा हुआ है जिससे तुम निशाना लगा रहे हो, क्योंकि अगर तुम फेंकने की टेक्निक के फंडामेंटल सीख लेते हो और ऑब्जेक्ट जिसको तुमने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ लेते हो, तो चाहे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो, मगर वो एक थ्रोइंग नाइफ बन जाती है, जो कि वो ये समझाती हुई पेन को फेंकती है और सीधा वो निशाने पर जाकर लगती है। ना कि लगी बल्कि वो उस पूरे निशाना लगाने के बोर्ड को ही तोड़ देती है। जब सीन प्रेजेंट पर आता है तो अब गॉब्लिन किंग के गर्दन पर भी हम उस पॉइजन डार्ट को देखते हैं और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल भी रहा था। अब हमें जब उसकी पूरी बॉडी दिखाई जाती है तो वो पूरे पॉइजन नीडल से भर गया था, जैसे कि सुबारू ने उससे कहा। वो बेचारा देख भी नहीं पा रहा था और ऊपर से उसकी बॉडी में इतने ज्यादा नीडल्स होने की वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द को भी फील कर पा रहा था। दूर से सुबारू उससे बात करते हुए बोला, चाहे तुम कितने ही बड़े और मस्कुलर क्यों ना हो, लेकिन हर एक चीज की अपनी वीकनेस होती है, जैसे कि तुम्हारी वीकनेस लॉन्ग डिस्टेंस है और तुमको मैंने अंधा कर दिया है। वो रेना से भी थैंक्स कहता है, वो भी इस तरह डिस्टेंस को क्रिएट करना और इतना पक्का निशाना लगाना जो कि रेना ने सुबारू को सिखाया है। अब पूरे फाइट में हम ह्यूगो को तो भूल गए थे। ह्यूगो पीछे से पूरे फाइट को देख रहा था। ह्यूगो ये देखकर कि ट्रायल खत्म ना होने की वजह से अब तक गॉब्लिन्स की बॉडी और उनके वेपन जमीन पर पड़े हुए हैं, ये ह्यूगो ने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि इसका भी कोई फायदा उठा के गॉब्लिन किंग को हराएगा। वो बड़ा ही चौंक गया कि एक ऐसा प्लेयर भी मौजूद है जो कि सिस्टम्स को ही अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। वो सिस्टम जो कि लोगों को मारने को भी तरस बिल्कुल भी नहीं खाता। वो वेपन जो कि प्लेयर्स को मारने के लिए सिस्टम ने बनाए हैं वो ही ये बंदा इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर वो सुबारू के बारे में सोचे तो वो गॉब्लिन्स को स्वॉर्ड से कट कर रहा था, जो कि इतना स्मूथली था कि जैसे वो मक्खन को काट रहा हो। ये एक स्किल से ह्यूगो उसका बहुत बड़ा फैन बन गया कि अब वो टारगेट के वीक पॉइंट को पिन पॉइंट मार सकता है, वो भी बड़ी दूर से। अगर एक शब्द में वो सुबारू को बयां करे तो सुबारू एक जीनियस है, मगर अपने कहे हुए अल्फाज को वो वापस ले लेता है, क्योंकि ये वर्ड भी सुबारू को बयान नहीं कर सकता कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। अब सीन दोबारा जब गॉब्लिन किंग पर आती है तो उस बेचारे की
की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसका अपना खून ही उसके बॉडी पर सूख गया था, मगर सुबारू पर वो एक खरोच भी नहीं ला पाया। और इतना ज्यादा खून बहाने के बाद और पॉइजन उसकी बॉडी पर ओवरटेक करने के बाद गॉब्लिन किंग आखिर में अपना दम तोड़कर जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। और वक्त को ना जाया करते हुए सुबारू अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। मारने से पहले वो गॉब्लिन किंग से कहता है कि तुमसे कोई पर्सनल ग्रज तो बिल्कुल भी नहीं था। और रिस्पॉन्स में गॉब्लिन किंग सिर्फ गुर्राता है, जो कि बड़ी ही बेबस आवाज में वो गुर्राता है। और अगले ही पल गॉब्लिन किंग का वो काम तमाम कर देता है। सिस्टम टाइम वेस्ट नहीं करता और मैसेज आ जाता है कि उसने गॉब्लिन किंग को हरा दिया है। साथ में सिस्टम उसको ये भी बताता है कि वो पहला ऐसे प्लेयर है जिसने ट्यूटोरियल के पूरे 50 स्टेप्स को क्लियर कर दिया है। मगर जहाँ तक सुबारू की बात हो रही है तो वो तो अपना माथा पकड़कर बोला कि ये बस एक ट्यूटोरियल था। अगर इस टाइप के मॉन्स्टर्स ट्यूटोरियल में कौन फेंकता है, इससे तो लोग मर सकते हैं। साथ में वो लेवल अप भी करता है और उसको क्रेडिट भी मिलता है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उसकी आगे जर्नी में काम आ सकते हैं तो सिस्टम उसको दे देता है। उन सिस्टम मैसेजेस में वो एक नई चीज को भी देखता है जो कि करंट पॉइंट्स होते हैं। वो लगभग 2425 पॉइंट्स थे, जिसका सुबारू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे क्या चीज बाय कर सकता है। और अगर वो सिस्टम पर भी एक नजर डाले तो उसने कभी भी अपने पास्ट लाइफ में सिस्टम में कोई भी शॉप वगैरह नहीं देखी। क्लिक करते ही वो ट्यूटोरियल शॉप को ओपन कर देता है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके अपने अपने दाम थे। सबसे लोवेस्ट पॉइंट 5 पॉइंट था और सबसे हाईएस्ट 200, मगर उसके पास तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो वो खुलकर शॉपिंग कर सकता है। ये बात तो उसे समझ में आ गई। अब सुबारू अचानक से चौंक गया क्योंकि वो सिस्टम की शॉप में एक रेयर स्वॉर्ड को देखता है जिसका नाम अननेम्ड डीमन ब्लेड होता है। उस पर एक नजर डालते ही सुबारू कहने लगा कि कमाल है भाई, क्या शॉप में इस टाइप के वेपन्स भी मिलते हैं। सुबारू ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सिस्टम के शॉप इतने कमाल के वेपन्स भी बेचने को दे सकता है। वेपन तो बड़ा ही कमाल का था, लेकिन उसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आती है। ये वेपन दरअसल तुम्हारे स्टेमिना को ड्रेन कर सकता है, मगर इस पर तुम लाइटनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि सुबारू की मेन एबिलिटी है। अभी प्रेजेंट के सुबारू के साथ तो लाइटनिंग नहीं होती, मगर पास्ट के सुबारू के साथ ये जरूर था। उस डीमन ब्लेड के अलावा वो एक होली स्वॉर्ड मिरांडा को भी देखता है। अब उसके पास दो ऐसी चॉइसेस हैं जो कि दोनों उसे चाहिए। होली स्वॉर्ड की ओर देखकर वो कहता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो होली स्वॉर्ड ही होगी, मगर डीमन ब्लेड को भी वो इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके स्टाइल के साथ भी बहुत ज्यादा कंपैटिबल है, जिसमें सिर्फ ब्रूट फोर्स को ही तुम इस्तेमाल करते हो। और दूसरा सर्वाइवेबिलिटी थी जो कि होली स्वॉर्ड ऑफर करता है, ये भी सुबारू को चाहिए था। अब वो एक ऐसे सिचुएशन में पड़ गया है जिसमें दोनों उसको चाहिए। कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं जो कि ये बोल रही हो कि ये उससे बढ़कर चाहिए। दोनों के लिए उसकी फीलिंग म्यूचुअल थी, तो अब डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ गया था। और अगर वो सोचे तो सबसे फर्स्ट परचेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो उसे कुछ भी करके बहुत केयरफुली अपना फर्स्ट वेपन चूज करना पड़ेगा। तभी अचानक से कुछ सिस्टम में होने लगा और सिस्टम खुद ब खुद किसी वजह से बहुत ज्यादा स्क्रॉल अप कर लेता है, जिससे उसको ये रियलाइज होता है कि और भी सिस्टम में तुम स्क्रॉल कर सकते हो। तो स्क्रॉल करते करते उसको एक एबिलिटी मिलती है जो कि एज ऑफ ग्रीड होती है। ये एक ऐसी एबिलिटी थी कि पास्ट के सुबारू की पूरी मेमोरीज को भी मिलाकर उसने ऐसे कभी भी नहीं देखी। और अब इस एबिलिटी का ये काम है कि जो भी डीमन ब्लेड के डिसएडवांटेज थे जो कि सुबारू की बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हैं, तो इस स्किल से वो डीबफ हो सकते हैं। मतलब कि आसान अल्फाजों में ये एबिलिटी उसके इम्पैक्ट जो कि डिसएडवांटेज में आते हैं उसको सप्रेस कर सकता है। तो वो वक्त जाया नहीं करता, वो उस एबिलिटी को भी परचेस कर लेता है और साथ में डीमन ब्लेड को भी। वो श्योर तो नहीं, लेकिन वो जरूर ट्राई करना चाहेगा। डीमन ब्लेड को जब वो यहाँ वहाँ स्विंग कर रहा था तो वो साथ में ये भी कहता है कि अगर ये दो चीजें जो कि उसने अभी अभी बाय की है और जैसे उसकी थिंकिंग है ये दोनों वैसे ही एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल है, तो ये सबसे उसकी बेस्ट परचेज होने वाली है। मगर कंफर्म तो तब होगा जब वो इन दोनों एबिलिटीज को साथ में इस्तेमाल करेगा। वैसे भी कुछ ना होने से तो ये बेटर ही हुआ। ह्यूगो भी पीछे से ये सारी बातों को सुन लेता है। जब वो सुबारू के हाथ में डीमन ब्लेड को देखता है तो वो सुबारू को अप्रिशिएट करता है कि जो स्किल उसने एक्वायर्ड की है तो डीमन ब्लेड उसके साथ काफी अच्छा कंपैटिबिलिटी मेंटेन कर सकता है। मगर एक एग्जामिनर होने के नाते उसे एक बात सुबारू की समझ में नहीं आ रही थी कि सिस्टम में तो बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, तो आखिर सुबारू ने यही स्किल क्यों चुनी? क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिसका ह्यूगो को भी पता नहीं होता कि ये यूजफुल भी होगी या नहीं, और जब वक्त आएगा तो क्या ये इफेक्टिव होगा भी या नहीं। तो सुबारू ह्यूगो से कहता है कि खुद को देखो और मुझे, तुम एक एग्जामिनर हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो जिसने अभी अभी इस स्किल को बाय करा है? मैं ये कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? बदतमीजी ह्यूगो से बर्दाश्त नहीं हुई और वो सुपर सैयन बन गया। और जब ह्यूगो को सुबारू ने गुस्सा होता हुआ देखा तो उसकी टोन
टोन एकदम से चेंज हो गई। वो अब ह्यूगो को ह्यूगो सर बुलाने लगा और वो ये भी बताता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे एक्सप्लेन भी करके बता सकता है। इतना पोलाइटली सुबारू का ये फर्स्ट टाइम था कि वो किसी से बात कर रहा हो, तो ये पोलाइटनेस उसकी बस की नहीं। ह्यूगो उसकी बदतमीजी के लिए माफ करता है क्योंकि वो बैटल से शायद थक गया होगा, तो आज के लिए वो इसको इग्नोर करेगा और वो जानना भी नहीं चाहता कि आखिर सुबारू ने इस एबिलिटी को क्यों चुना, मगर वो इतना तो बता सकता है कि कोई डीप रीजन तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हमें सुबारू से एक बात पता चलती है, दरअसल वो ह्यूगो से अपनी पास्ट लाइफ में मिल चुका था जब वो जवान था, मगर आज के ह्यूगो को देख करके उसकी हेयर लाइन भी पूरी तरह से खत्म हो गई है और वो एक एग्जामिनर बन गया है, तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। पास्ट लाइफ में ह्यूगो सुबारू के पास आकर बोलता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, क्या उसको सुबारू का ऑटोग्राफ मिल सकता है? तो सुबारू रिस्पॉन्स में बोलता है कि उसका कोई भी ऑटोग्राफ नहीं। तो ह्यूगो कहता है कि चलो आपका ऑटोग्राफ का कोई सिग्नेचर नहीं तो आप अपना नाम ही लिख दो। मतलब वो स्ट्रेट बिजनेस करने के लिए ही आया था, जो चीज उसे चाहिए चाहे वो कुछ भी हो लेकिन सुबारू ही होना चाहिए। प्रेजेंट का ह्यूगो बहुत ज्यादा बातें करने लगता है, वरना तो पास्ट का ह्यूगो बहुत ही शांत था और बहुत ही शर्मीला बंदा था, जो कि देख सुबारू कहता है कि इसकी हेयरलाइन की तरह वक्त भी बदलता है। अच्छा, तो अब सुबारू ह्यूगो से कहता है कि उसके पास समझाने को कुछ भी नहीं है। ह्यूगो बोला कि तुम कुछ भी बोलो, तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन तुम एक बहुत ही बदतमीज लड़के हो। जिसके लिए ह्यूगो सुबारू को कहता है कि इसके पॉइंट्स तो मैं जरूर काटूंगा और ये तुम्हारे रिकॉर्ड में लिखे जाएंगे। अब ह्यूगो उसको अपने गिल्ड में आने की ऑफर भी करता है, जिसको सुबारू सीधा इनकार करता है। ह्यूगो कहता है कि ये उसके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक एग्जामिनर कभी भी एक प्लेयर को गिल्ड में आने का प्रपोजल ऐसे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं देते। तभी ह्यूगो के बातों के बीच सिस्टम फ्लोर 2 का नोटिफिकेशन सुबारू को दिखाता है और ह्यूगो के बात खत्म करने से पहले ही सुबारू एक्सेप्ट कर लेता है और वो फ्लोर 2 में चला जाता है। ह्यूगो ये देख कर के उसने सुबारू को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है, तो उसको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है कि वो इतने अच्छे प्लेयर को गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए राजी नहीं कर पाया। अगला सीन फ्लोर 2 का होता है। वो फ्लोर से ज्यादा बाजार लग रहा था और ये है टावर का द स्टार्टिंग ग्राउंड। स्टार्टिंग ग्राउंड को बहुत सालों के बाद देखकर सुबारू कहता है कि उसको जिंदगी ने एक ऐसा मौका दिया है जो कि कोई और इसको पा नहीं सकता। वो दोबारा दौड़ेगा, मगर इस टाइम वो ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी यूज करेगा, वो भी उन टीममेट के लिए जो कि शायद से उसका इंतजार कर रहे होंगे। और वो इसलिए भी स्मार्टली डिसीजन लेगा क्योंकि उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा रिवेंज है, जो कि उसने तो किसी हालत में लेना ही लेना है। फ्लोर 2 पर आते ही सुबारू बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो सोलो प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाता है। अब भला ये क्या चीज है? तो ये एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर प्लेयर्स अपनी न्यू एबिलिटीज को, जो कि अभी अभी उन लोगों ने एक्वायर्ड की है, तो उसको यूज करते हैं और टेस्ट आउट करते हैं कि वो कितनी काम आ सकती है, और डिफरेंट तरीकों को भी डिस्कवर कर लेते हैं कि उस नई स्किल को वो किस अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुबारू को भी जो न्यू स्किल्स मिली हैं वो उनको यहाँ पर टेस्ट आउट करना चाहता है। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी होता है। सुबारू को देखते ही वो पूछने लगा कि वो कौन से फ्लोर से आ रहा है। सुबारू झूठ नहीं बोलता और वो बोलता है फ्लोर 1। तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम रूम 1 पर चले जाओ क्योंकि तुम एक नूबी हो, वहाँ पर तुम्हें जस्ट डमीज ही देखने को मिलेंगे और इसमें तुम्हें बहुत खतरा फेस करने को नहीं मिलेगा। मगर सुबारू तो अपनी मर्जी ही करता है। वो बोला वो 5वें रूम पर जाएगा, जिस पर वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि 5वां। मजीद वो सुबारू से कहता है कि वो अपने पैसों को बर्बाद कर रहा है, वो पहले रूम में चले जाए तो उसके पैसे भी बच जाएंगे और भला 5वें रूम में उसने क्या ही करना है। ये बूढ़ा आदमी खड़ूस तो होता है, लेकिन इसको पता है कि ईमानदारी क्या होती है, तो उसकी ईमानदारी को सुबारू अप्रिशिएट करता है। मगर वो 1 और आधे घंटे को पूरे रूम को बुक कर लेता है और बस 5वें रूम की ओर रवाना हो जाता है। बूढ़ा आदमी पीछे से बोलता है कि तुम किसी मूवी के प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी नहीं हो, तो अंदर उसके साथ जो भी होता है तो उसका वो खुद ही जिम्मेदार होगा, और एक बार अगर वो रूम में चला जाता है तो उसके पैसे भी वापस नहीं दिए जाएंगे अगर वो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है तो। मगर सुबारू उस बूढ़े आदमी की एक भी नहीं सुनता और वो बस आगे की ओर रवाना होता है। अब इन रूम्स का भी एक लॉजिक होता है, जितना रूम का रैंक हाई होता है तो उतने ही नए नए और डिफिकल्ट चैलेंजेस प्लेयर्स को फेस करने पड़ते हैं। और ये बूढ़ा आदमी, इसकी ये थिंकिंग वो समझ सकता है क्योंकि उसके गियर्स को देखकर कोई भी ये पता लगा सकता है कि वो एक रूकी प्लेयर है, तो वो चिंतित तो होंगे ही। अब आखिरकार वो 5th रूम पर आ जाता है। आते ही वो वक्त को जाया नहीं करता और वो बोलता है कि चलो अब शुरू करते हैं। वो
डीमन ब्लेड को बाहर निकालता है और डीमन ब्लेड को छूते ही वो ब्लेड उसे वेरीफाई कर रही थी, मतलब कि अपने यूजर को वेरीफाई कर रही थी। कुछ देर के बाद उसके जितने भी स्टैट्स होते हैं तो वो एनहांस हो जाते हैं, मगर उसके बदले स्टेमिना और एमपी पॉइंट्स लिए जाते हैं। अब जैसे सुबारू चाहता था वो इन दोनों स्किल्स को एक ही साथ इस्तेमाल करना चाहता है, तो जब वो ये ट्राई करता है तो एज ऑफ ग्रीड जो होती है वो सेकेंडरी स्किल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और रेजिस्ट करती है, जिसके कारण यूजर की थोड़ी बहुत पोर्शन की जो माना होती है और स्टेमिना वो रिकवर होने लगती है। और जब दूसरी बार पुश करता है तो एज ऑफ ग्रीड रेजिस्ट तो कर रही थी लेकिन वो उसमें अकॉम्प्लिशमेंट हासिल नहीं कर पाती और इसकी वजह से उसका थोड़ा बहुत फैटीग भी बढ़ चुका था। मगर ये जो लेवल 1 की स्किल है तो सुबारू इससे बहुत ज्यादा कुछ ही एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इसलिए वो रुकता नहीं और थोड़ा सा और पुश करता है ताकि वो दोनों को स्मूथली इस्तेमाल कर पाए। ये करने पर जो डीमन ब्लेड होता है वो सुबारू की स्टेमिना को रैपिडली कंज्यूम कर रहा था, जिससे सुबारू के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और अब डीमन ब्लेड की वजह से उसके जितने भी स्टैट होते हैं वो इनहेंस तो हो जाते हैं, मगर इनहेंस होने के बदले वो बहुत ज्यादा स्टेमिना कंज्यूम कर रहा था। अगर अपने पास्ट की बॉडी के साथ इस बॉडी को कंपेयर किया जाए तो ये तो बिल्कुल कचरा है। अपनी लिमिट को जानकर सुबारू कहता है कि बस इतना ही, ये तो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा बुरा निकला। अपने बाकी के क्रेडिट पॉइंट्स जो होते हैं वो 10,000 इस्तेमाल कर लेता है, जिससे एज ऑफ ग्रीड जो होती है वो इंक्रीज्ड हो जाती है। अब वो जो एबिलिटी थी तो वो लेवल 2 के हो जाती है। और अगर नेक्स्ट टाइम सुबारू इसको अपग्रेड करना चाहता है तो उसे 20,000 पॉइंट्स चाहिए होंगे। और अब पूरी तरह जैसे कि सुबारू इस ब्लेड और उस स्किल से चाहता था तो वो उसको अकॉम्प्लिश तो कर लेता है, लेकिन वो उसके बेस्ट फॉर्म में उसे नहीं ला पाता क्योंकि उसकी बॉडी वीक है। तो वो आगे फ्यूचर में जरूर ये ट्राई करेगा, मतलब कि उन दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई करेगा। मगर अब भी डीमन ब्लेड और वो स्किल जो कि उसे दे रही थी तो वो भी बहुत ज्यादा थी। डीमन ब्लेड उसके स्टेमिना को अब कंज्यूम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा रहा था और जो उसके स्टैट्स डीमन ब्लेड को यूज करते वक्त इनहेंस होते थे तो वो और ज्यादा इनहेंस होने लगते हैं। ये करते हुए उसकी हालत तो खराब हो जाती है, लेकिन रिजल्ट से सुबारू बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो कहने लगा कि बहुत खूब, और अब टेस्ट करने की बारी है। जो ही वो ये कहता है तो वो उस ट्रेनिंग ग्राउंड में धमाके करना शुरू कर देता है। और जब टाइम अप होता है तो बाहर उसी खुसट आदमी पर सीन आता है जो कि सो रहा था। सुबारू उस बूढ़े आदमी के सामने से गुजरता है तो उसके फुटस्टेप्स वो बूढ़े आदमी को जगा देते हैं। बूढ़ा आदमी थोड़ा सा नींद में तो था, लेकिन वो कहता है कि क्या ये अब एक सपना है या फिर वो उसी लड़के को देख रहा है जो कि 5वें रूम में गया था और वो सही सलामत बाहर भी निकला। मगर खैर वो सही सलामत तो नहीं होता, ये उस बूढ़े आदमी की हेलुसिनेशन होती है क्योंकि सुबारू की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बूढ़ा आदमी जब खुद को होश में लाता है और घड़ी को देखता है तो वो बोला कि टाइम अप तो अभी तक नहीं हुआ, उसको बेरली 10 मिनट ही हो चुके हैं कि वो उस रूम में गया था। तो उस बच्चे ने अपने पैसे वैसे ही जाया कर दिए और मैंने उसको बताया भी था कि वो अपने पैसे जाया ही करेगा तो वो क्यों ही गया। मगर चलो, वो बूढ़ा आदमी जब बाद में उस 5वें रूम को देखता है तो वो सबसे पहले नॉक करता है। उसे लगा कि वो हेलुसिनेशन जस्ट थी और वो बच्चा अब तक अंदर होगा, तो वो नॉक करता है पहले। रिस्पॉन्स न मिलने पर जब वो अंदर झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन घिसक गई क्योंकि उस कमरे की हालत ऐसी थी जैसे यहाँ पर बमबारियां हो गई हो। हर एक चीज तहस नहस हो गई थी, जो कि देखकर वो बूढ़ा आदमी जस्ट कहता है, क्या यहाँ पर बाहुबली की मूवी चल रही थी क्या? आखिर इस कमरे की हालत ऐसी हुई कैसे? और अब अगली सुबह का सीन दोबारा से सुबारू पर जाता है जो कि अपनी नींद से उठा है। वो रियलाइज नहीं कर पाता कि उसने तो कुछ ज्यादा ही रेस्ट किया है, मगर एक चीज वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई है। और बॉडी का स्टिफ होना वो सारा का सारा दोष डीमन ब्लेड को देता है, क्योंकि अगर वो उस होली स्वॉर्ड को चुनता तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। मगर खैर वो कहता है कि ये वर्थ इट है। और बहुत घंटे बीतने के बाद आखिरकार उसकी बॉडी में जितनी भी स्टिफनेस थी तो वो चली जाती है। हम सुबारू को एक टैवरन में देखते हैं। वो अपने मन ही मन यही सोच रहा था कि जितना उसने अकॉम्प्लिश किया है तो इससे जस्ट वो स्वॉर्ड की पावर ही इस्तेमाल कर पा रहा है, क्योंकि जो उसके करंट स्टार्ट है तो वो कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। लेवल उसका 10 हो चुका था, स्ट्रेंथ 17, स्पीड 17, स्टेमिना 16, कंसंट्रेशन 18, माना 8 और फिटीग 61। इतने स्टैट से वो सिर्फ डीमन ब्लड को सिर्फ अपने हाथों में होल्ड कर रख सकता है, और वो भी बड़ी ही मुशक्कतों से। मगर सिर्फ होल्ड ही नहीं करना, उसकी स्ट्रेंथ को भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो करंट स्टैट्स में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये डीमन ब्लेड और ये जो एज ऑफ ग्रीड दोनों चीजें हैं तो सुबारू के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के लिए बनी हुई हैं। तो अगर ये एक दूसरे के लिए बनी है तो इन पर लाइटनिंग की एबिलिटी भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। अब आखिरकार शिकायतें करने से ज्यादा वो खुश हो जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि जो उसके हाथों लगा है तो वो बहुत बेटर है। अब नेक्स्ट प्लान उसका स्किल लेवल अप करने का होता है, क्योंकि उसके स्टैट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब वो लास्ट टाइम अपने क्रेडिट स्कोर की ओर देखता है तो वो तो 50 तक आ पहुंचा था। ये देखकर वो कहने लगा कि क्या वो हमेशा से ही इतना गरीब
अजीब था क्या? खुद को स्ट्रगल होता हुआ देख सुबारू को यकीन नहीं आ रहा था कि जो पहले का सुबारू था उसने कभी भी ये फेस नहीं करा और आज का सुबारू सरवाइव करने के लिए चिंतित है। ये उसके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। टेवरिन के सेकंड फ्लोर पर सुबारू था और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उसे एक बंदे की आवाज आती है जिसमें वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था और वो अपने व्यूअर से बोलता है कि आज वो फ्लोर 2 को विजिट करेंगे, जिसके लिए व्यूअर्स काफी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज की लाइव स्ट्रीम का ये मेन गोल है कि वो प्लेयर से उनके गियर्स के बारे में पूछेंगे कि उनके पास रेयर आइटम कौन सा है। तभी अचानक से लाइव स्ट्रीम पर कोई 1000 क्रेडिट फेंक कर मारता है जो कि अलेक्जेंडर नामी एक व्यूअर से थी, जो कि देखकर वो बंदा पागल हो गया और वो कॉफी अपने सिर पर ही गिरा देता है। बाकी लोग ये देखकर कि ये पागल है या फिर बचपन से ही अपाहिज है तो इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो वो बंदा हरकतें कर रहा था तो वो नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। उस बंदे को सुबारू भी देख रहा था और कहता है कि ये बंदा ठीक तो है ना, क्या इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है? मगर जब वो उसके टैब की ओर देखता है और अपने टैब को खोलता है तो उसे लाइव स्ट्रीमिंग दिखती है। वो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में सर्च करता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपनी जर्नी को लोगों के साथ शेयर करते हो और उसके बदले डोनेशंस आपको मिलती रहती हैं। अब सुबारू को समझ में आया कि आखिर वो बंदा पागल क्यों हो रहा था। तभी अचानक से एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि इस प्रेजेंट के सुबारू की बॉडी का दोस्त है। वो कहता है, सुबारू मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर बड़ी ही खुशी हो रही है कि तुम भी मेरे फ्लोर पर हो। ये बंदा आइजक होता है, वही जिसके बारे में हमें ह्यूगो से पता चला कि ये रेन हार्ट का बेटा है जिसने एक साथ 20 गोब्लिन्स का मुकाबला किया था। वो सुबारू को अपने लेवल पर देखकर कहता है कि क्या तुम यहाँ पर किस्मत से आए हो या फिर छुपकर घुसे हो? तो आइजक को करीब आता हुआ देखकर सुबारू की बॉडी में मानो एक डर सा फैल गया हो, जिससे उसको पता लग जाता है कि आइजक और उसके बीच में संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आइजक उससे कहता है कि बिडू, मैंने तुम्हें आवाज दी और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा मत करो, जैसे कि मैं खुद के साथ ही बातें कर रहा हूँ। सुबारू उसको अपने सामने पाकर अपनी बॉडी में डिस्कम्फर्ट को फील करता है, मगर डिस्कम्फर्ट से ज्यादा वो अपने बॉडी में फियर को फील कर रहा था और हिचकिचाते हुए वो आइजक को कहता है कि हाँ, मैं इस फ्लोर पर खुद ही आया हूँ। आइजक के लिए ये एक सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि सुबारू की तरह एक नोबडी आखिर ट्रेनिंग ग्राउंड के टेस्ट को कैसे पार कर सकता है, क्योंकि जिस तरह उसकी हालत है तो वो कन्विंस था कि सुबारू को गोब्लिन कच्चा चबा जाएंगे। अब उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर और साथ में आइजक के साथ बातें करके पास्ट के सुबारू को प्रेजेंट के सुबारू के मेमोरी से सब कुछ याद आ जाता है कि आइजक उसका दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, वो उसको हर वक्त मारता रहता है। उसमें से एक मेमोरी हमें सुबारू दिखाता है जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा आइजक से पिटना होता है। जब सुबारू वजह पूछता है तो आइजक कहता है कि कचरे को ये कोई हक नहीं कि वो पूछे कि उसे क्यों आखिर मार पड़ रही है। सबसे पहले तो आइजक को सुबारू के नाम से नफरत होती है और जितना उससे कहा गया था तो वो काम ही नहीं कर पा रहा, तो आइजक को सुबारू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसको अनार्थ बेवकूफ बुलाता है, मगर सुबारू रोता हुआ आइजक से बोलता है कि जितना उसने कहा था तो वो काम वो कर तो चुका है, लेकिन जो क्रेडिट पॉइंट्स आइजक ने प्रॉमिस किए थे कि वो सुबारू को देगा तो वो डील के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। सुबारू की रिटेलिएशन को देखकर आइजक उसके पेट में सीधा जोर की लात देता है और सुबारू से कहता है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची हो रही थी। और गुस्से में वो उससे कहते कि तुम कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे, और अगर वो बिना परमिशन के निकल लेता है तो उसको अच्छे से ये रियलाइज करना होगा कि उसके साथ आगे क्या होगा। अच्छा, तो अब पास्ट का सुबारू अपनी मेमोरीज में प्रेजेंट के सुबारू को इस तरह पिटता हुआ देखकर कहता है कि इस बॉडी का ओनर तो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक था, जो कि इस जैसे बंदे को खुद को ऑर्डर करने के लिए दे रहा था। अब आइजक अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है और ह्यूगो की गिल्ड में आने का प्रपोजल भी उसे बताता है कि कैसे उसने अपने फादर का रिकॉर्ड तोड़ा और 20 गोब्लिन्स को मारा और फिर ह्यूगो ने उसे गिल्ड को ज्वाइन करने का एक प्रपोजल दिया और उसको एक स्किल मिली जो कि बी रैंक की है, जो कि उस टेस्ट ग्राउंड में सबसे हाईएस्ट एबिलिटी उसने अचीव करी है। अब इतना ज्यादा बातें करने के बाद उसका गला सूख रहा था, तो सुबारू उससे कहता है कि हाँ, तुम्हें और ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए। और वैसे भी उसके साथ मिलकर काफी अच्छा लगा क्योंकि अब वो जा रहा है। तो आइजक सुबारू से कहता है कि वैसे भी तुम उठ रहे हो तो एक कॉफी मेरे लिए बाय करो, और जहाँ तक कॉफी के साथ स्नैक्स की बारी है तो वो कुछ भी उठाकर उसे दे सकता है। सुबारू समझा नहीं और आइजक को हंसी आने लगी और वो कहता है कि तुम हमेशा की तरह एक बहरे बेवकूफ ही रहोगे। अब आइजक अपने रियल इंटेंशंस दिखाने लगता है। वो कहता है कि सुबारू के आंखों में वो डर सा खत्म हो गया हो। वो पूछता है कि कहीं वो मर के दोबारा जिंदा तो नहीं हुआ या फिर उसकी बॉडी के साथ किसी ने अपनी सोल को स्वैप तो नहीं किया, क्योंकि सुबारू के आंखों में वो डर ही नहीं देख पा रहा। ये क्यों? शायद से उसे काफी अरसा हो गया है आइजक के हाथों के पिटने से। सुबारू आइजक के धमकी से डरता नहीं और वो उससे कहने लगा कि मेरे पास क्रेडिट पॉइंट्स कॉफी के लिए बाय करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको जो भी चाहिए तो वो खुद ही बाय कर ले। मगर आइजक की बस नहीं होती और वो सुबारू से कहता है कि बैठ जाओ, मगर सुबारू रुकता नहीं और अपने मन ही मन में आइजक को छोटा बच्चा बुलाकर कहता है उसे दूसरा रिवेंज तो बिल्कुल भी नहीं लेना, तो इस
इसलिए वो जा रहा है। अगर वो उसके रिवेंज के बीच में एक कांटा बनेगा तो तब वो उसे सबक जरूर सिखाएगा, मगर अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं। जाते हुए सुबारू का हाथ आइजैक पकड़ लेता है, वो भी काफी कसकर, और वो उससे बोला, ओए क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे कहा कि बैठ जाओ? क्या तुम्हें वाकई में जानना है कि एक भागते हुए अनार्थ के साथ क्या होता है? मेरे दोस्त, आराम से कह रहा हूँ बैठ जाओ। तो रिस्पॉन्स में सुबारू आइजैक से बोला, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे वरना तुम्हारा हाथ ही उखाड़ दूंगा। जो कि सुन आइजैक बड़ा ही गुस्सा हुआ और वो सुबारू से कहने लगा कि कुछ दिनों के लिए तो मैं अकेला ही क्या छोड़ दिया, तुम्हारे तो काफी बड़े बड़े पंख निकल आ गए, क्योंकि मुझे ही तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा हाथ ही उखाड़ दूंगा। आइजैक को इतने गुस्से में देखकर सुबारू इन सब लोगों के सामने किसी किस्म का कमोशन बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो यहाँ पर कुछ गलत स्टेप उठाता है तो तुम लोगों ने उस टिट फॉर टैट की कहावत तो सुनी होगी। मगर सुबारू के कुछ करने से पहले आइजैक जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि जैसे सुबारू फेस बना रहा है तो आइजैक को समझ में आ गया कि वो बहुत ज्यादा डर रहा है, जो कि उसके बिल्कुल भी इंटेंशंस तो नहीं थे, बस वो उसके कुछ पुराने दिनों की याद दहानी उसे करवा रहा था, और ये भी कि वो बहुत ही ज्यादा वीक है और हमेशा ही वीक रहेगा। ये बोलता हुआ वो उसके हाथ को भी छोड़ देता है। साथ में आइजैक खुद से ही ये एज्यूम करने लगता है कि ट्यूटोरियल टेस्ट ग्राउंड पर सुबारू अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ पर आया है। मतलब के सिंपल वर्ड्स में वो सुबारू को एक मक्खी समझता है जिसको वो जब अपनी मर्जी से मार सकता है। मगर साथ में आइजैक सुबारू को वार्निंग भी देता है कि ट्यूटोरियल ग्राउंड टेस्ट को पार करने के बाद वो कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखा रहा है, जो कि आगे जाकर उसकी मौत का कारण बनेगा। और बाद में बड़े गुस्से से और एक बड़ा ही क्रीपी सा चेहरा बनाकर वो उससे दोबारा पूछता है कि क्या सच में सुबारू उसके साथ लड़ना चाहता है, क्योंकि शायद से वो भूल चुका है कि सुबारू को वो बिल्कुल ऐसे गायब कर देगा जैसे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता था, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी डैड की पावर को फ्लेक्स कर रहा था, क्योंकि आइजैक जो भी करे तो उसका बाप जरूर इस केस को ऐसो की मदद से थमा देगा। और आइजैक वापस जाते हुए सुबारू को अपना दोस्त बुलाकर कहता है कि बाद में मिलेंगे मेरे दोस्त। जो कि सुन सुबारू अपने मन ही मन कहता है कि दोस्त, तुम्हारे मुंह से सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई बोला कि हाथी के पंख होते हैं और वो उड़ सकता है। जिसके बाद सीन एकदम से शिफ्ट हुआ और हमें सुबारू प्लेयर के लेवल अप होने का तरीका समझा रहा था, जिसमें वो 2 पैटर्न बताता है। सबसे पहला टावर का पैटर्न होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। इसमें बंदा पैसे लगाकर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता है और खुद को स्ट्रॉन्ग करता है, और अगर इसमें वो मारा भी जाता है तो वो दोबारा से रिस्पॉन होगा, मगर जो उसकी लूट वगैरह होगी वो ही सिर्फ उसी जगह पर उससे ले ली जाएगी और जाया हो जाएगी। और दूसरा तरीका टावर के बाहर डंजन्स का वो बताता है, जहाँ तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक मॉन्स्टर के साथ लड़ना पड़ेगा, और अगर उस बैटल में तुम मारे जाते हो तो तुम्हारा पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा, मतलब कि तुम वाकई में मरे जाओगे। तो दूसरे रास्तों को बहुत कम लोग चुनते हैं, जबकि हमने नोटिस किया कि एक डंजन में जो कि पूरे ऑर्क से भरा हुआ था, तो उसमें सुबारू ये बैठकर हमें सब कुछ बता रहा था। अब सुबारू की बॉडी वीक है तो वो एक सेफेस्ट रास्ता क्यों नहीं चुनता? यही लॉजिक सुबारू हमें समझाता है कि जितना सेफ चलोगे तो उतना स्लो ही तुम लेवल अप करोगे। आसान अल्फाजों में, जितना खतरनाक मिशन होगा तो उतनी जल्दी ही वो लेवल अप कर सकता है। इसलिए सुबारू को हम यहाँ पर इस डंजन में देख रहे हैं। बाद में सुबारू अपने पॉकेट से प्लेयर टैब निकाल लेता है। वो लाइव स्ट्रीमिंग में देखा कि एक और बंदा नारुकामी सुबीरू नामी से एक बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वो पूरी तरह से सुबारू का नाम कॉपी तो नहीं करता, लेकिन सुबीरू लिख लेता है। और अगर उसके व्यूअरशिप की बात की जाए तो 80,000 लोग उसे देख रहे थे, जिसमें वो बंदा जिस तरह उसने अपना नाम रखा हुआ है तो उसका उल्टा ही कर रहा था। मतलब के नाम उसने नारुगामी सुबारू को रखा है तो उसको डंजन में फाइट करना चाहिए और उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। वो डंजन्स का बस दिखावा करता है और बिल्कुल एक जोकर की तरह एक्ट करता है। बस उसने अपना नाम सुबारू का नाम रखे व्यूवर्स को अट्रैक्ट करा है ताकि लोग उसे गिफ्टिंग करें, मगर वो सिर्फ एक नहीं था। सुबारू को समझ में आ जाता है कि इस तरह बहुत सारे लोग होंगे जो कि उसका नाम यूज करके व्यूवरशिप अपनी बढ़ा रहे हैं, और जो वो फेक सुबारू तरीका इस्तेमाल कर रहा था तो उससे वो बहुत ज्यादा तगड़ा भी कमा रहा था, क्योंकि एक डोनेशन में उसे 20,000 क्रेडिट पॉइंट मिले, जो कि देख सुबारू को खुद भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि कितने ज्यादा वो क्रेडिट पॉइंट्स अचीव कर रहा है। कुछ सेकंड में कुछ 5,000 करते हैं, कुछ 10,000 और कुछ 15,000। उसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग ही इसी तरह ही डोनेशन से भर गई थी। और वो क्या, वो तो बस एक हीरो का नाम यूज करके एक जोकर की तरह एक्ट करके बस तगड़ा पैसा कमाता, जबकि रियल सुबारू फेक सुबारू के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को कंपेयर करता है और क्रेडिट पॉइंट्स को भी अचीव करने का स्टाइल कंपेयर करता है और रिजल्ट को भी। तो हर एक एंगल से वो फेक सुबारू रियल सुबारू से ज्यादा कमा रहा था। सबसे बड़ी बात, फेक सुबारू सेफ था और रियल सुबारू मौत के मुंह में क्रेडिट पॉइंट्स कमाता था। अब भला वो करे भी क्या? अगर एक बंदा एक जोकर की तरह कमा रहा है तो वो उसको क्या ही दोष दे। इसलिए वो प्लेयर टैब को बंद कर देता है और दोबारा से डीमन ब्लेड को निकाल कर बोलने लगा कि ये लास्ट पुश वो करेगा और यहाँ पर फिनिश होने के बाद वो वापस घर निकल जाएगा। ये कहकर बहुत सारे ऑर्क्स सामने की ओर से आ रहे थे। अब एक ऑर्क को हराना सुबारू के लिए मुश्किल तो है, और साथ में वो ये भी कहता है कि पिछली बार से ये सिचुएशन
सिचुएशन इसलिए अलग है क्योंकि इसमें सुबारू के पास कोई भी पॉइजन डार्ट नहीं होता, मगर अब जो उसके पास है तो उसके पास वो 2 एबिलिटीज हैं जिसको वो काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और उसको पॉइजन डार्ट की कोई भी जरूरत नहीं। ये कहकर वो डीमन ब्लेड की पावर को रिलीज करता है और सामने की ऑर्क से बोला, एक एक करके तुम मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाया करोगे, इसलिए कहता हूँ सब लोग एक साथ ही आ जाओ, क्योंकि वो दरअसल बात ऐसी है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हूँ। और ये कहते हुए सुबारू सामने की ओर हल्ला बोल देता है। वो छोटे छोटे ऑर्क्स को इग्नोर करके सीधा बॉस पर जाता है और उसको एक ही बार में खत्म कर देता है, जो कि उस ऑर्क बॉस को भी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। और अगली पल सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सुबारू ने डंजन को अकेले क्लियर कर दिया है, जिसके बाद एक सरप्राइज हमें देखने को मिला। सुबारू के हाथ में उसका अपना ही मास्क था, जो कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसको दोबारा भी ये पहनने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसे क्या पता था कि रीइंकार्नेट होने के बाद वो अपने दोस्तों को भी जिंदा पाएगा और उसे रिवेंज लेने का मौका भी मिलेगा। अब सुबारू ने स्ट्रीमिंग करने का भी ठान लिया है और ये मास्क उसके बड़े ही काम आएगा, क्योंकि वो स्ट्रीमिंग करते वक्त अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता। अगर वो एक चीज कर सकता है तो वो क्यों ना करे। इससे फायदा तो उसे दुगना ही होगा, क्योंकि स्ट्रीमिंग से डोनेशंस भी मिलेंगी और फाइट करते वक्त क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। मगर एक चीज होगी जो कि सुबारू को और बाकी स्ट्रीमर्स को अलग बनाएगी, वो ये चीज है कि वो बस लोग दिखावा करते हैं और उन्होंने सुबारू का नाम रखा है। उनको पता नहीं कि इस नाम का होना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगली ओर सुबारू एक रियल सुबारू है तो वो बिल्कुल भी मजाक नहीं होगा और दिखावा वो क्या ही कर लेगा, क्योंकि वो एक रियल डील है। और बस सिस्टम पर नोटिफिकेशन आया कि नारुकामी सुबारू ने अपनी पहली लाइव स्ट्रीम को शुरू कर दिया है, जिसके बाद हम अजूरे स्काई एंटरटेनमेंट को देखते हैं, जिसके नाम से शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है, जिसमें हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं। दोनों का नाम रिवील नहीं किया, पता नहीं इस मानवा का क्या प्रॉब्लम है, नाम तो नीचे लगा देते यार। तो वो लड़की अपने प्लेयर टैब पर स्ट्रीमिंग देख रही थी। स्ट्रीमिंग में 5 लोगों की रेड एक बॉस से हार जाती है, जिस पर वो बहुत जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से कि उसका जो दोस्त था वो भी गिर जाता है। दोस्त है भाई है कुछ भी पता नहीं, क्योंकि उस लड़की को इस बात का गुस्सा था कि 5 लोग भी उसको हरा नहीं पाए। वो लड़की उन लोगों को स्टूपिड बुलाती है और वो करे भी क्या, बस दिल से उसकी भड़ास निकल रही है। उसके गाली देने पर हमें मालूम हुआ कि वो जो दूसरा लड़का था तो वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। अब लाइव स्ट्रीमिंग में गाली देने पर पेनल्टी होती है, तो वो पेनल्टी मांगने लगता है और वो लड़की कहती है कि दे दूंगी, बस जो बैठ जाओ। मगर जब उस लड़के ने चिल्लाने का रीजन पूछा तो वो लड़की बताती है कि नारुकामी सुबारू का एक नया रिप ऑफ आ गया है। अब रिप ऑफ का भला मतलब क्या है? इसका मतलब कॉपी कैट, मतलब के सस्ता वर्जन। वो लड़की इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है कि नारुकामी सुबारू को आजकल लोग सीरियसली ही नहीं लेते और पता चला कि वो लड़की नारुकामी सुबारू की बहुत बहुत बड़ी फैन है। इसलिए वो जब भी एक स्ट्रीमर को देखती है जिसका नाम सुबारू होता है तो ना चाहते हुए भी उसे वो देखना पड़ता है। मतलब कि ये लड़की एक डाई हार्ट फैन है जो कि कुछ भी देख लेगी। और आजकल अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग की रेपुटेशन की बात करे तो सब लोग सुबारू को ही कॉपी करते हैं, मगर दरअसल वो जोकर ही निकलते हैं। उसके हिसाब से लाइव स्ट्रीमिंग कुछ न कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग बोर हो जाएंगे, एक ही पर्सन हर जगह पर छाया होगा, मगर कुछ मसालेदार उनको देखने को नहीं मिलेगा। वो लड़का बोलता है कि बुरी बात इस तरह नहीं कहते, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि लाइव स्ट्रीमिंग बंद तो हमारा धंधा बंद, हम इसी से ही कमाते हैं, क्या बक रही हो। तो वो लड़की बोली कि तुम्हारी बात मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मगर स्ट्रीमिंग के एक बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। अगर इसी तरह ही जोकर लाइव स्ट्रीमिंग पर फैले होंगे तो जो रियल डिजर्विंग बंदे होंगे तो उन तक ये लोग पहुँचेंगे कैसे? एक टैलेंटलेस पर्सन आसमानों को छुएगा और जो टैलेंटेड होगा वो खाक में मिल जाएगा, तो ये स्ट्रीमिंग वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर होगा। तो अब पता चला कि इस लड़की का नाम यूका है। वो लड़का यूका से बोला कि अगर उसको इतना ही अपने हीरो की रेपुटेशन की पड़ी है तो वो यहाँ पर स्ट्रीमिंग क्यों देख रही है? तो यूका बोली कि अब उसको मजा नहीं आ रहा है, ये सब कुछ बोरिंग है। और यूका के हिसाब से अगर वो इतना ही बोल रहा है तो वो यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? वो उससे कुछ अच्छा नहीं है कि वो उस पर सवाल करे। वो लड़का सीधा बोलता है कि भाई मुझ में टैलेंट नहीं तो मैं क्या करूँ। लो भाई ऑनेस्ट तो है। अब हमें उस लड़के से पता चला कि यूका टावर को एक्सप्लोर करना इसलिए ही सिर्फ शुरू कर दिया था क्योंकि उससे नारुकामी सुबारू से मिलना था और उनके जैसे बनना था। मगर खैर जब हीरो ही नहीं रहा तो मोटिवेशन कहाँ की। तभी अचानक से दोबारा से यूका बोली कि ये देखो एक और बंदा अपनी जान जोखिम में डालकर सुबारू का नाम भी रख के उस तरह कॉस्प्ले भी करके अकेले मतलब के सोलो डंजन्स क्लियर करने के लिए निकल पड़ा और स्ट्रीमिंग भी कर रहा है। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि योगा की कंपनी को एक ऐसे बंदे की जरूरत है जिसको वो अपने कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाए। ये कंपनीज करती ही ऐसे हैं, जब स्ट्रीमर कुछ ज्यादा ही फेमस होता है उनके साथ अपनी डील बनाकर उन्हें स्काउट करके वो उसकी मदद से अपनी कंपनी की पब्लिसिटी भी करवाते और साथ में उस बंदे की लाइफ भी बन जाती है। तो योगा सुबारू को रिक्रूट करने का बोलती है, लेकिन वो लड़का कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये फ्लोर 2 पर
हैं, हम इसको रिक्रूट नहीं कर सकते। मगर युका कहती है कि जब भी कोई नाम इस तरह रखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती, बस उसको जानना है कि ये बंदा टैलेंटेड निकले। अभी के लिए जितना देखने को मिल रहा है तो ये टैलेंटेड ही होगा, इसलिए अकेले गया है। और जो उस लड़के ने चिल्लाकर दोबारा से गाली दी है वो भी सुबारू को देखकर, तो उसकी पेनल्टी उसे दोबारा देनी पड़ेगी और खुद है, जिस पर वो घुटनों पर आ गया क्योंकि वो कमा नहीं रहा बल्कि जाया बहुत ज्यादा कर रहा है। जब सीन सुबारू पर आता है तो उसने नोटिस किया कि कोई लाइव स्ट्रीम को देख रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि युका थी। युका बोली फर्स्ट टाइम है क्या? तो सुबारू कहता है कि हाँ। युका सजेशन देती है कि स्ट्रीमिंग के लिए तुम्हें प्री प्लान एक ऐसे स्पॉट पर जाना चाहिए जहाँ पर ज्यादा व्यूअर अट्रैक्ट हो। क्या ये उसकी स्ट्रीम के लिए अच्छा होगा? कि उसको कुछ भी नहीं पता और वो बस सीधा ही जा रहा है विदाउट एनी प्लान। तो जवाब देने से पहले एक वन आइड बैट उस पर हमला कर देता है, जिसको वो पकड़कर जमीन पर जब मारता है तो वो युका को रिस्पॉन्स में कहने लगा, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सोलो ही आया हूँ विदाउट एनी प्लान, तो फिक्र मत करो, मैं मरने वाला नहीं हूँ और आई डोंट गिव अ शिट, मुझे बस अपनी लाइव स्ट्रीम